उसको लेके आज मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है, पोर्टल को जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, फाइल अमेंडमेंट। जिन्होंने नए रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए हैं या रजिस्ट्रेशन में आपने बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन आता है फाइल अमेंडमेंट का। तो वहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट ऑप्शन में जाके पार्टी का अकाउंट नंबर अपडेट करें, उसका कैंसिल चेक या फर्स्ट पेज अकाउंट की फोटोकॉपी अपलोड करके उसको सबमिट करें, क्योंकि ये कंपलसरी है। और इसमें अगर आप इसे अपडेट नहीं करते हैं तो 30 दिन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए जिस भी रजिस्ट्रेशन को आप लॉगिन करें, जीएसटी को लॉगिन करें और वहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ रहा हो, या आपने कोई भी नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हो, तो उसमें ये प्रक्रिया अपनी अपना लें कि जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट नंबर अपडेट होने से रह गया है, अपने बैंक अकाउंट नंबर को अपडेट कर लें। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, बाकी भी जो आपके पुराने रजिस्ट्रेशन भी हैं, तो उसमें भी अपना बैंक अकाउंट चेक कर लें। बहुत सी बार क्या होता है कि डीलर द्वारा अपना अकाउंट नंबर चेंज कर दिया जाता है, या पुराना कोई अकाउंट कैंसिल हो जाता है, बंद हो जाता है। तो कभी हम रिफंड अप्लाई करते हैं या कुछ भी अप्लाई करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम आती है। तो आप अपना अकाउंट नंबर पार्टी से पूछ लें एक बार, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ में हमारी क्वार्टरली मंथली दोनों रिटर्न जाएंगी। तो अपनी एक प्रक्रिया अपना लें कि जिसके जो भी बैंक अकाउंट है उनको अपडेट करते रहें। इसके साथ ही जैसे ही हम फाइल अमेंडमेंट में अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर देते हैं, तो उसमें दूसरा ऑप्शन आ जाता है, आधार वेरिफिकेशन। अब आधार वेरिफिकेशन भी पहले दो चीज़ों के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। यदि आप अपना कोई भी रिफंड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे किसी को रिवोकेशन अप्लाई करनी होती थी, तो वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऐसे केसेस में भी आप अपने सभी पार्टियों का आधार ऑथेंटिकेशन, आधार वेरिफिकेशन करा लें, जिससे क्योंकि कभी अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल होने के टाइम पे अगर आप उस प्रोसीजर को अपनाते हैं, बहुत सी बार क्या होता है कि डीलर्स के आधार डाटा में अंतर होता है। और आजकल आधार की साइट का भी आपको पता है कि आधार के ओटीपी लेने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इसलिए उस चीज़ों को भविष्य से बचने के लिए अपना आधार वेरिफिकेशन जिन जिन के पेंडिंग है, उन सभी के आधार वेरिफिकेशन भी ओके करा लें। इसके साथ में अभी क्या हुआ था, जैसे कुछ डीलर्स के ना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं थे, तो पोर्टल पर एक ऑप्शन आता था और आप ना तो उसमें रिटर्न फाइल कर पाते थे और ना कोई अमेंडमेंट फाइल कर पाते थे। तो अब उसको ठीक कर दिया गया है। अब आप उससे कोर फील्ड में या नॉन कोर फील्ड कोई सा भी ऑप्शन खुल रहा हो, आप दोनों में जाके अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर सकेंगे। ये थी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा रिटर्न्स में जो चेंजेस आए हैं उस पर मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं रिवर्स चार्ज में बताना चाहूँगा, जो अभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और जीटीए को लेकर जो चेंज आया था जुलाई में। तो जीटीए में ये था कि पहले हम 750 और 1500 रुपये की लिमिट पे जो बिल्टियाँ होती थी, 750 से ऊपर और 1500 से ऊपर, सिर्फ हम उसी पे रिवर्स चार्ज जमा कराते थे। लेकिन अब 18 जुलाई से हमें चाहे वो 100 रुपये की बिल्टी है, 200 की है, 500 की है, जो भी है, उन सब पे जमा कराना है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो हमारी रेंट का आरसीएम था, वो भी हमें जमा कराना है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके अलावा एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस किया गया था 3B में, 3.1.1, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है, जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपनी सप्लाई की डिटेल देनी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे उबेर और जोमेटो, इस तरह की जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनको जो डिटेल देनी है वो 3.1.1 में देनी है। इसके अलावा एक और चेंजेस किया गया था 3B के टेबल 4 में, डी में, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। कुछ आईटीसी आपकी ऐसी होती थी जो पोर्टल पे आ रही थी, लेकिन आपके पास उसका कोई इनवॉइस नहीं था या आपने उसे अपने यहाँ बुक नहीं किया था, तो आपने उस आईटीसी को रिवर्स कर दिया था। लेकिन अब आप उसे क्लेम करना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपको इस कॉलम का यूज करना पड़ेगा और इस कॉलम को यूज करके आपको अपनी आईटीसी क्लेम करनी होगी। ये थी 3B के रिगार्डिंग बात। अब इसके अलावा एक GSTR 4 में जो हमारा लेट फीस वेव हुई थी, आ गया। वो नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आया था। तो जिन्होंने 18, इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल कर दी गई थी, तो 30 अप्रैल के बाद में अगर किसी ने लेट फीस जमा करके अपनी GSTR 4 जमा कर रखी थी, तो उनको ये दुख था कि हमने लेट फीस जमा कर दी है और उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन आया है लेट फीस माफ़ी का। तो अगर किसी ने उस बीच में 28 जुलाई से पहले पहले लेट फीस के साथ GSTR 4 दाखिल की है, तो ऐसी लेट फीस आपके कैश लेजर में वापसी आ जाएगी। इसके अलावा एक और चेंज आया है GSTR 9 में। अब हमें 21-22 की अपनी एनुअल रिटर्न वार्षिक विवरणी फाइल करनी है। उसमें HSN कोड कंपलसरी कर दिया गया है। जो हमें सेल की डिटेल देनी होती थी, अभी तक ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया गया है। जिसमें 5 करोड़ तक की अगर आपकी टर्नओवर है, तो उसके लिए 4 डिजिट का HSN कोड देना कंपलसरी है। और 5 करोड़ से ऊपर की रिटर्न पर, टर्नओवर होने पर, आपको 6 डिजिट के HSN डिटेल देके अपनी GSTR 9 सबमिट करनी होगी। इसी के साथ में ये HSN GSTR 1 में भी कंपलसरी कर दिया गया है। GSTR 1 में भी अगर आपकी 5 करोड़ की टर्नओवर है, तो 5 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए आपको 4 डिजिट तक का HSN कोड वाइज अपनी डिटेल फाइल करनी है। और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 6 डिजिट का HSN कोड डालते हुए अपनी रिटर्न फाइल करनी है। इसके अलावा एक और चेंज जो आया है वो रिफंड को लेकर है। रिफंड वाले केसेस में क्या है कि आप जो एक्सपोर्ट केस में रिफंड फाइल करते थे, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट टैक्स, तो वहाँ पे दो चीज़ होती हैं, एक आपकी बिल वैल्यू होती है और एक शिपिंग बिल वैल्यू होती है। तो बिल वैल्यू और शिपिंग बिल वैल्यू में बहुत सी बार अंतर आ जाता है। तो उस अंतर के लिए उन्होंने कहा है कि आपको रिफंड कैलकुलेशन के लिए उन दोनों वैल्यू में जो भी वैल्यू कम होगी उसको लेकर अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो इसलिए जब हम अपना एक्सपोर्ट केस में रिफंड अप्लाई करें, तो वहाँ पे अपनी दोनों वैल्यू चेक कर लें, बिल वैल्यू क्या है और शिपिंग बिल वैल्यू क्या है। इन दोनों वैल्यू में जो भी वैल्यू कम होगी उस वैल्यू को लेकर हमें अपने रिफंड की कैलकुलेशन करनी है। तो ये थे रिटर्न्स के चेंजेस। इसके अलावा अब कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का आप सभी से निस्तारण किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, या आपके यहाँ भी कोई समस्या आ रही है। तो सबसे पहले तो आ रही है एक सेक्शन 151 के नोटिसेस। अधिकतर अधिकारी कंपाउंडिंग डीलर्स को, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रोसीजर नहीं है कंपाउंडिंग डीलर को नोटिस देने का, किस तरीके से उन पर कार्रवाई करें, तो कुछ अधिकारियों ने एक नया प्रोसेस अप्लाई किया है, सेक्शन 151। उसमें वो व्यापारी को नोटिस दे रहे हैं और उनसे लेखा पुस्तकों की मांग की जा रही है। और उनसे अलग अलग ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने लास्ट ईयर्स में आपकी इतनी टर्नओवर थी, इस साल में आपकी इतनी कम टर्नओवर क्यों है, आप अपनी लेखा पुस्तकें लाइए और आप कारण बताइए किस वजह से आपकी टर्नओवर कम है। तो इस तरह की समस्या किसी और साथी अधिवक्ता के साथ आ रही है तो वो भी शेयर करें, या इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, किस तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। आ रही है सर किसी के साथ ये समस्या? विकास शर्मा जी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर। सर समस्याएं, ये वाली समस्याएं तो नहीं आ रही कि नोटिस आए हुए हैं, लेकिन फोन जरूर आ रहे हैं। ये प्रोसीजर अभी कल या परसों से स्टार्ट हुआ है कि जी। कमिश्नर साहब के यहाँ से एक लिस्ट आई है ऑफिसर्स के यहाँ पे कि ये लोग हैं जो कंपाउंड डीलर हैं और इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, और या फिर नील की रिटर्न फाइल की है।
जबकि जी उन सब पार्टियों ने रिटर्न भी फाइल की है और टैक्स भी जमा किया है। तो ये वाली समस्याएं पिछले 2 दिन से तो स्टार्ट हुई है यहाँ पे, लेकिन अभी नोटिस इशू वाली अभी सामने मुझे लग नहीं रहा है कि ये समस्या आ रही है। कुछ जगह ये समस्याएं आ रही हैं, और उसमें उन्होंने बताया है कि उनके पास मैनुअल नोटिस आ रहे हैं। कुछ जगह जी ऑनलाइन भी नोटिस है और कुछ जगह मैनुअल नोटिस है। तो जी मैनुअल जी जी नोटिस में वही है कि अधिकारी के पास जाओ तो फिर पता ही है सभी को क्या प्रोसीजर जी अपनाना जी है। जी 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 तो वो वाली समस्या आ रही है। लेकिन क्या जी। लीगलिटी क्या है 151 की? क्या कंपाउंडिंग डीलर को 151 में नोटिस दिया जा सकता है? ये तो अब दोबारा उसको स्टडी करना पड़ेगा 151 को। और किसी को भी शायद ये समस्याएं आ ही रही होंगी। जी ये सर, मैं इसीलिए हम्म सभी से जानना चाह रहा था जहाँ पे। हम्म। सर हेलो। हाँ जी। जी अजय सर। जैसे आपने अभी कहा कि जिसका पुराना रजिस्ट्रेशन है और मतलब ये जो वापस से सिस्टम चालू हो रहा है, आधार लिंक और पैन कार्ड लिंक। जी 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 मेरे साथ एक तो प्रॉब्लम है, क्या है कि जी। जब इनकम वो जो पैन कार्ड जब बनाया था, हाँ तो जी ओरिजिनल नाम मतलब जो जिसका नाम है वो तो सही है, उसका जी फादर का नाम में गलती हो गई जी पैन कार्ड में, जी जी। लेकिन आधार कार्ड में ठीक है। ठीक है। तो अब मैं जब अभी कल बैंक वाले ने मांगा था केवाईसी के लिए, तो मैंने तो दे दिया, बैंक वाले ने मेरी बात पर एक्सेप्ट कर दिया। जी लेकिन उसके जो फादर का जो नाम है, दो दो तरह के दो नाम जी। हो गए। तो मैं तो चाहता हूँ आप कि भैया उसके लिए अमेंडमेंट डाल दीजिए जीएसटी पैन में भी। कार्ड में अमेंडमेंट डाल कोर्ट देता हूँ। नहीं, पैन कार्ड में अगर अमेंडमेंट हो गया हो तो जीएसटी में अमेंडमेंट डलेगा। अगर पैन नहीं, कार्ड में अमेंडमेंट नहीं हुआ है तो पहले आपको पैन कार्ड में अमेंडमेंट कराना पड़ेगा। पैन कार्ड ठीक कराना पड़ेगा, उसमें हाँ नाम जी, गलत है। पहले पहले पैन कार्ड में ठीक कराना पड़ेगा। उसके नाम से उसके जीएसटी बाद नंबर है ना, जीएसटी में तो amendment- ठीक है। हेलो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी नहीं में नहीं, कोई जिसका प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मिनट, जिसका नाम से जीएसटी नंबर है ना, हाँ जी उसका नाम और सब ठीक है। सर, वो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो आप अपना पैन कार्ड को सही कर लीजिए। अच्छा ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। बाकी सर किसी और के साथ समस्या आ रही है सर? अंकित जी, सहारनपुर में तो आपको पता है आ ही रही है काफी। हाँ जी सर, मैं इसीलिए वो और शेयर कर रहा था। हाँ, वो तो डिटेल नोटिस आ रहे हैं। एक नोटिस जैसे हाँ फिलहाल जी मेरे सामने पड़ा है, जी उसमें उसे 5 पॉइंट उठाए हैं। जी। एक वो कह रहा है आपकी फर्म में कितने कर्मचारी कार्यरत है एवं उनको प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है। ये ये हमारा कंपाउंड कंपाउंडिंग डीलर है सर। कंपाउंडिंग डीलर है। जी जी और दूसरा कह रहा है प्रति माह बिजली के बिल का भुगतान कितना किया गया। जी तीसरा कह रहा है जिन फर्मों से आप द्वारा इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई घोषित की गई है, उस उनके समस्त इनवाइस ओब्लिक सूची, उनको किए गए भुगतान के संबंध में बैंक स्टेटमेंट की सत्यापित प्रति, जी आप द्वारा मंगाए गए माल के संबंध में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ओब्लिक कोरियर को अदा किए गए भाड़े का विवरण। जी दिनांक 1/4/2022 को आपके खाते में उपलब्ध आरंभिक स्टॉक एवं मात्रात्मक एवं मूल्यात्मक विवरण। जी। मतलब ये लंबे लंबे नोटिस आ रहे हैं कंपाउंडिंग केस में। हालांकि इसमें यही था कि इसकी लीगलिटी क्या है, क्योंकि कंपाउंडिंग डीलर के लिए किसी इस तरह की कार्रवाई करना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सही नहीं है। ये नोटिस मैनुअल पोर्टल पर आ रहे हैं जी या मैनुअली आए हुए हैं? मैनुअल मैनुअल मैनुअल। मैनुअल मैनुअल। तो और इस पे यूडीआईएन नंबर है? नहीं नहीं, यूनियन तो फिर नंबर इनकी नहीं। ऑथेंटिसिटी क्या है इनकी? नहीं, ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है। वो तो एक परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं है। हालांकि तो नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, बस लीगलिटी में तो इसका मेरे हिसाब से जवाब भी नहीं देना चाहिए। हाँ, बस ये है कि अपने बुक्स प्रॉपर कर लेने चाहिए बस। हाँ, अपने अगर आप वैसे किसी के कोई रिटर्न पेंडिंग इंटरनली है तो उसे आप अपनी अपडेट कर लें। और तैयारी कर लीजिए। वैसे रिप्लाई जी, देने की तो इसकी आवश्यकता है नहीं। क्योंकि अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो बिना ऑनलाइन नोटिस दिए कार्रवाई नहीं की जा सकती। जी जी जी। तो सहारनपुर वालों से ज्यादा खपा लग रही है साहब, इसका मतलब। नहीं, वो अभी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे शामली। अच्छा। एरिया तो इन्हीं का ही पड़ता है शामली भी। जी। उन्होंने सबको ऑर्डर कर दिए हैं। दरअसल में अधिकारियों का कहना है कि एडिशनल कमिश्नर ने
एक इंटरनली ऑर्डर किया है अधिकारियों को, और उनसे सिर्फ ये डिटेल मांगी गई थी कि किस किस कंपाउंडिंग डीलर ने रिटर्न नहीं दाखिल किया है। यस, यही बात है। लेकिन इस ऑर्डर को अधिकारियों द्वारा अपना तरीका निकाल लिया गया। यहाँ पे बस ओनली कॉल हो रही है, उसको बेस लेकर, और कुछ नहीं। कोई नहीं, एक मीटिंग इनकी हो जाएगी, फिर अपना नोटिस भी दे जी जी देंगे। जी जी। हाँ जी सर। इसके पहले अपने दो हफ्ता पहले जो क्लास हुई थी, तो सर ने ये जी। समझाया था कि जो मतलब मैनुअल अगर नोटिस आता है हाँ जी, हाँ तो जी। उसे मतलब आपस में बुला के अपनी नोटिस के लिए बुलाता है उसको। जी सर, जी सर, जी है ना? जी। उसमें वही है, उन्होंने भी रिप्लाई में यही कहा था कि अगर इस तरह के कोई नोटिस आते हैं तो आपको सिंपल रिप्लाई में यही देना है कि बिना DIN के नोटिस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नोटिस पे DIN नहीं है तो इसकी वैलिडिटी नहीं है, तो नोटिस को ड्रॉप किया जाए। और या फिर अगर हमारा कोई भी आंसर है तो हम उसकी रजिस्ट्री कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैनुअल देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं वो भी नहीं पता चलता, ना उसको फाइल पे मानते हैं। हमारे पास अगर रजिस्ट्री कर देंगे तो ऑप्शन भी रहता है। किसी और सदस्य के साथ कोई और समस्या आ रही हो? रिटर्न फाइलिंग को लेकर हिमांशु पाराशर जी बैठे हैं को लेकर शाहजहांपुर से, कोई समस्या हो आपकी? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। हाँ ऐसा मैं अब काम ही नहीं कर रहा हूँ GST का एक्चुअली। अच्छा अच्छा। हाँ मैं तो लोगों को बस बता देता हूँ, आ जाते हैं 151 की नोटिस बता दिया कि हमें इसको इस तरीके से डील कर लो। संजीव भाई आ गए, संजीव फतेहपुर से। संजीव भाई जी, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई लोकल प्रॉब्लम आ रही हो GST में? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको लोकल में तो पूछ रहे हैं स्पीकर साहब की, कोई समस्या हो किसी की कोई? अभी हमने ज्वाइन किया है, किस सब्जेक्ट में वार्ता चल रही है अभी हमें? सर कोई भी नोटिस आ रहा हो आपको, कोई भी नोटिस आ रहा जैसे है? मान लो अधिकतर अभी नोटिस कंपाउंडिंग डीलर्स को जारी किए जा रहे हैं हमारे यहाँ, तो उसमें उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है 151 के रिगार्डिंग। तो इनकम टैक्स में नहीं सर, सेल टैक्स में। GST जी तो हमारे पास कंपाउंडिंग के तो ASMT 10 की आ रही है, तो वो जवाब दे रहा हूँ। ASMT 10, जी जी जी, ASMT 10 ही की आ रही हैं, तो उनका जवाब तैयार कर रहे हैं। अंतर वही 3B और 2A का अंतर। जी। और एक नोटिस ये आई है, अब आपने चर्चा से, कि हमारा 2017-18 में जी 17-18 में हमारे पास ओरिजिनल इनवॉइस भी है, ओरिजिनल हमने बैंक से पेमेंट भी किया है, अगले ने 1 में नहीं दिखाया। जी। तो ये हमारे पास नोटिस आई कि क्या नाम है, हम आपकी ITC क्यों ना रिवर्स कर लें। तब तो कंपलसरी था नहीं, हमारे पास ओरिजिनल इनवॉइस भी है, बैंक से पेमेंट भी है, हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट भी है, तो हमने वही जवाब देने की सोच रहा हूँ, आज ही आई है। इस पे अगर कोई विशेष हो तो पता लगा। उसमें सर यही है कि आप अपना रिप्लाई दीजिए, अगर अधिकारी नहीं एक्सेप्ट करते तो अपील लेवल पे हमें बेनिफिट मिलेगा उसमें। जी जी। और दूसरा एक अजीब सा केस एक आया है नया, आज आपसे चर्चा हो रही तो हो जाए। हुआ क्या कि हमारा व्यापारी सोने चांदी का है, ट्रेडिंग का। जी। उसके 2A में गूगल पे ने करीब 3-4 लाख रुपए की, वो बता रहा है 2B में आपने खरीद की, हमने उससे 1 पैसे खरीद नहीं की। वो ITC आ रही करीब 70-80 हजार रुपए। अब इसका वो कह रहा है बाबूजी ये तो हमारा दिक्कत है, हमने तो खरीदा ही नहीं इससे। मैंने उसको बिटवीन द उसमें मेल भेजी, तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो कह रहा बाबूजी इसको हटवाइए, इसको क्या करें हम? तो कोई नहीं, इसमें आपने कम्युनिकेशन में डाल दिया है तो ITC
नहीं ली, उसने अच्छा नहीं है। ली, मगर उसका पोर्टल में तो शो कर रहा है, उसका 26 AS में भी दिखेगा, 26 वो जो इनकम टैक्स में भी दिखने लगेगा वो। तो सर तो वहाँ उसको पे भी दिक्कत फीडबैक का ऑप्शन है, आप वहाँ पे भी उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। AIS में भी जब शो होता है तो वहाँ पे भी आप फीडबैक देके आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। AS इनकम टैक्स में कर देंगे, मगर इसमें हाँ, GST में क्या होगा? GST में जीएसटी में भी, तो जीएसटी में आपने जीएसटी में आपने ITC क्लेम नहीं की, ITC सबसे नहीं पहली ली बात हमने। तो ये है। और दूसरी बात, आपने कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर में भी आपने डाल दिया है, तो आपके पास जी उसका भी एक ऑप्शन है, तो आप जी उसका भी एक प्रिंट आउट लेके रखें, अगर कभी भविष्य में कुछ इस तरह की समस्या आएगी तो आप बता भी सकते हैं। जी, ठीक आपने ठीक, उसकी कोई धन्यवाद। पेमेंट नहीं की, उसका भी आपके पास प्रूफ है कि आपने कोई पेमेंट नहीं की है वो। हैवी पेमेंट है, लाख 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 1.5 लाख की 4 बिल है, लाख 1.5 लाख 2 लाख के 4 बिल है, यानी कि 8 लाख के करीब हो जाती है पर्ची। जी जी जी, तो हमारे पेमेंट हमने तो किया ही नहीं। ठीक है सर, उसमें आपने इनपुट नहीं लिया वही काफी है सर। हाँ, हमने इनपुट नहीं लिया। प्रकाश सर आप बताइए सर, अनम्यूट कर लीजिए अपना आपको। हैंड रेज करे हुए हैं। प्रकाश रोहरा साहब का सवाल पूछ लीजिए। प्रकाश साहब अपना म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो हेलो, हाँ जी सर, जी सर, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है मेरी? आ रही हाँ है जी आवाज। सर आ रही। क्वेश्चन सर ये था कि जी जैसे मेरी इस साल की कोई लायबिलिटी है जी और मैंने अगले साल उसको मैंने मतलब छूट गई इस साल की लायबिलिटी, जी, तो 3 भर देता हूँ। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मुझे अगले साल की रिटर्न में उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि मैं DRC 03 भर के इंटरेस्ट भर के उसको वहीं खत्म कर दूं? नहीं, आप लाइबिलिटी है सर या इनपुट है? लायबिलिटी है, जैसे मैंने 1 लाख की कोई लायबिलिटी नहीं दिखाई हाँ जी, जी जी, करंट ईयर, और मैं चाहता हूं कि मैं उसका टैक्स जमा करना चाहता हूं, तो मैं उसको DRC 03 से विथ इंटरेस्ट भर देता हूं। ठीक है सर। तो मैं जो अगले साल, जैसे वो 9 में अमेंडमेंट करते हैं, कॉलम 10, 11, 12 है, जी तो जी क्या जी, मुझे उसमें दिखाना जरूरी है क्या? वहाँ पे दिखा के आप, क्योंकि लाइबिलिटी अगर जो 3B के अकॉर्डिंग पेड हो जाती है वो तो टेबल 9 में चली जाती है, लेकिन जो 3B में नहीं जाती तो वो टेबल 9 में नहीं आती, तो आप उसे 10 में शो करते हुए अपनी लाइबिलिटी 14 में निकाल के उसे पेड शो कर सकते हैं। नहीं, तो मैं जैसे 2 करोड़ से नीचे का व्यापारी है तो मैं उसकी 9 भर ही नहीं रहा हाँ हूँ, जी, तो फिर तो कोई उसमें नहीं, मैं आपके पास DRC DRC 3 है, अगर कभी कोई नोटिस आता है तो आप उसका रिप्लाई दे सकते हो। अच्छा, मतलब वो अथेंटिक रिप्लाई रहेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी साथी कोई सवाल हो? हेलो जी अंकित सर, जी सर जी, अब जैसे 2 साल जैसे 17-18 के पीरियड में GST डिपार्टमेंट ने कहा था कि ये फेक बिल है, उसका सब हाँ मैंने जी, चेकिंग करा दिया, वेरिफिकेशन करा दिया, सब कंप्लीट हो गया। अब 2 साल बाद जी, असेसमेंट का टाइम आ रहा है, तो वो क्या वापस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे लिए? नहीं वो तो जब आपने पे कर दिया आपके पास प्रूफ तो है सर वो। जो डॉक्यूमेंट मांगा था मैंने सब उसको प्रूफ दिखा दिया, तो पार्टी की हाँ इंक्वायरी जी, भी करके आ गया वो डिपार्टमेंट। जी जी, तो अब मेरे ख्याल से तो 2 साल बाद जो असेसमेंट हो रहा है ना 17-18 हाँ की जी, स्कीम की, उसमें मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी डिपार्टमेंट। नहीं सर कुछ नहीं, अगर आपका प्रॉपर रिप्लाई है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी संजीव सर। हेलो, हाँ जी सर बताइए। हाँ, एक प्रॉब्लम ये आ रही है, ASMT 10 का हमने जवाब दिया, जी अधिकारी ने अकाउंट बुक जांची, सब कुछ हुई, जांच में क्या नाम है वो संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा हम जी, ऑर्डर किए देते हैं, ऑर्डर भी कर दिया उन्होंने। अब हाँ जी, मगर वो
जी। कंप्यूटर के डाटा में 3B और GSTR 1 के डाटा तो सुधर नहीं रहा। हमने पहले किया था, नया अधिकारी आया, नया अधिकारी ने फिर नोटिस दे दी। अब मैं क्या जी। करूं? उसको पुराना आदेश दिखा रहा हूँ, कह रहा ठीक तो है, मगर ये रिकॉर्ड का कंप्यूटर में तो दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? उसी बिंदु में नहीं दोबारा सर, नोटिस देता हूं। जब ये आपका कोई सब ऑर्डर है। हो चुका है सर, तो उसमें जब डाटा तो आपका कोई सुधरा नहीं, ऑर्डर हो चुका है, नहीं डाटा नहीं सुधरा सर, लेकिन जो प्रॉब्लम थी आपने उसका रिप्लाई तो दे दिया ना सर। अगर लाइबिलिटी निकली होगी तो वो आपने जमा कर दी होगी। ऑर्डर कर दिया। हाँ जी। नहीं तो कोई लाइबिलिटी निकली थी उसमें, क्या कोई टैक्स पे नहीं, किया था? लायबिलिटी नहीं निकली, उन्होंने ड्रॉप कर दी। मगर नए अधिकारी ने कहा कंप्यूटर में डाटा है, फिर हम दे देते हैं। उन कहते हैं हमारे कंप्यूटर लखनऊ तो फिर आ गया है कि भैया इसको दो, इसको देखो, इसमें डिफरेंस अंतर है। नहीं सर, अगर अंतर होगा तो अंतर में या तो उन्होंने जमा कराया होगा, नहीं, कोई रीजन क्या होगा। हमने पूरे अकाउंट सुधार दिए, वो संतुष्ट है हमारे जवाब से कि आपका लायबिलिटी नहीं है, कंप्यूटर की फॉल्ट है, कहीं और फॉल्ट, आपकी कोई फॉल्ट नहीं। तो उन्होंने आप हमारा वही रिप्लाई मतलब दे दीजिए कर ना दिया। सर, अपना हाँ? वही ऑर्डर लगाते हुए आप रिप्लाई दे दीजिए। रिप्लाई दे देंगे, रिप्लाई दे दिया। वो कहते हैं हमारा लखनऊ वाले बार बार हमारे पोर्टल में आ रहा है रेड फ्लैग बंद के इस पे। अब क्या करूं? वो रेड फ्लैग चिल्ला रहे हैं, हमने तो देखा नहीं रेड फ्लैग, वो रेड फ्लैग चिल्ला रहे हैं। वो तो सर पूरी जिंदगी भी कभी पूरा नहीं होगा। वो तो फॉल्ट हो चुका, वो तो हो ही नहीं सकता कभी भी पूरा। हमारे साथ तो ये है ना, क्लाइंट कह रहा है वकील साहब आप जवाब नहीं दे रहे हो, हम ऑर्डर दिखा सर रहे हैं, आपके पास तो ऑर्डर भी है सर। अंकित भाई साहब ने बिल्कुल सही बताया। आप उसका रिप्लाई जो है ना, जो पुराना ऑर्डर जो आपको 12 मिला होगा, आप उसको जी। एनक्लोज करके उसको वही रिप्लाई आप सबमिट कीजिएगा। नहीं, वो हमने दोबारा भी कर दी। अधिकारी कहते बस हैं सर आप आप सही हो, सब कुछ सही है, मगर ये रेड नहीं, फ्लैग कैसे हटे? उन्होंने ये दोबारा रेड आपको फ्लैग ASMT 10 जारी किया है या नहीं? जारी किया है, SMT 12 भी जारी है। नहीं, दोबारा कर दिया फिर। हैं? दोबारा ASMT भी 12 10 जारी होने के बाद 10 जारी हुआ है क्या? हाँ, दोबारा फिर 10 जारी है। 10 का तो आप हमने उसका जवाब दे दिया। आप उसका रिप्लाई दे दीजिए, वो उसके बाद हमने जवाब देखेंगे फिर। रिप्लाई दे दिया ऑनलाइन। बस सर ठीक है सर, आप वहीं पे शांत हो मैं जाइए। अधिकारी वार्ता में कह रहे हैं रेड फ्लैग का क्या करूं मैं इसका रेड फ्लैग का? वो उनका प्रोसीजर है सर, वो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं ये है। तो यानी कि इंडलेस प्रोसेस हो गया ना, हाँ जी। इंडलेस प्रोसेस हो गया ना। नहीं सर, आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके हेल्प डेस्क पे अपनी कंप्लेंट नोट करवाएं, वहीं से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपने और मजेदार बात है, हेल्प डेस्क में मजेदार बात है, उनसे कुछ भी कहो कहते हैं लोकल अफसर से बात करिए, उनको तो कुछ नहीं पता, नहीं, सिर्फ वो लोकल अफसर से बात करिए। स्क्रीनशॉट देंगे आप उन्हें, तो वो आप मेल भी करेंगे तो आपका उस पे तभी सॉल्यूशन निकलेगा इस पे। चलिए मैं मेल करके देखता हूँ, आपकी सलाह मान के मेल करके देखता हूँ क्या होता है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा उन्हें कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हम रिप्लाई कर चुके हैं, ये जरूर दीजिएगा आप। जी, फिर करके देखता हूँ, आपकी बात मान के रिप्लाई करके देखता हूँ, मेल करके भी देखता हूँ। हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी हमने देखी, हमने हेल्प डेस्क पर ही की, तभी सॉल्व हुई है, अदरवाइज नहीं सॉल्व हो रही थी। हेल्प डेस्क तो हमने जब बात की वो लोकल अफसर से बात करिए आप, दूसरा बातें नहीं करते वो। हेल्प डेस्क से बहुत हेल्प मिलती है, ऐसा नहीं है, काफी सॉल्यूशन देते हैं, हम तो बहुत देते हैं आगरा में। अच्छा, हमको तो 2017 से अब तक 5-5.5 साल हो गए, हेल्प डेस्क ने एक भी सहायता नहीं की। हर सर अगर कोई ऐसा क्रिटिकल इशू है तो उसको थोड़ा लिख के देख लेंगे। अभी वो मेन स्पीकर आ गए हैं ब्रिजेश वर्मा जी, और उनका सर स्टार्ट कराइए। ठीक। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकित जी। थैंक यू सर। डेलीगेट्स हमारे आज के मुख्य वक्ता साहब आ चुके हैं। ब्रिजेश वर्मा जी आगरा से हैं, और मैं चाहूँगा कि इनके बारे में परिचय देने के लिए आज हमारे बड़े भाई छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं, आप उनका परिचय देंगे। शैलेश भाई मैं आज के मुख्य वक्ता का परिचय दे दें, फिर उसके बाद उनको रिक्वेस्ट करें फिर अपना वो उद्बोधन स्टार्ट करें। जी सर। प्लीज सर। जैसी आपकी आज्ञा सर, और आपके आदेशानुसार मैं अपने आज के वक्ता श्रीमान ब्रिजेश वर्मा जी का परिचय दे रहा हूँ। एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ सर
हमारे अधिवक्ता भी हैं, जैसा उनके उसमें लिखा हुआ था हमको मिला, ये BBA लीगल यानी ब्रिजेश वर्मा और एसोसिएट्स के मैनेजिंग पार्टनर हैं। आप एडवोकेट भी हैं, आप सॉलिसिटर भी हैं। भारत के जो 4 प्रमुख शहर हैं जैसे आगरा, मथुरा, नोएडा और इलाहाबाद में ये अपने ऑफिसेस खोले हुए और यहाँ से काम करते हैं। आदरणीय ब्रजेश जी के पास विशेष रूप से अप्रत्यक्ष करों में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। ये वस्तु और सेवा कर, वेट, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और प्रवीणता के कारण आपको देश के अग्रणी अप्रत्यक्ष करों के विशेषज्ञों में से एक बना दिया गया है। आदरणीय ब्रजेश जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साथ साथ कानून के स्नातक भी हैं और वर्तमान में उच्चतम सलाहकार के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के में उनके पास महत्वपूर्ण विशेषज्ञता है। महोदय मुख्य रूप से परियोजना स्थापना के दौरान सेवा कर परामर्श, कर मुकदमेबाजी, नियामक अनुपालन, विवाद संकल्प, कानूनी समीक्षा, अप्रत्यक्ष कर के ड्यू डिलिजेंस ऑडिट, अप्रत्यक्ष कर सलाहकार, इस तरह के काम में पर्याप्त सलाह देने का अनुभव है। और उसके अलावा सर इतने ही में सीमित नहीं है, ये विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, अचल संपत्ति के विषय में, तीव्र प्राकृतिक गैस के संबंध में और आतिथ्य, IT, ITS, FMCG, शिक्षा, सरकार, PSU, सरकारी निकाय और विकास, इतने, अरे बाप रे, बहुत प्यारा अनुभव है। अरे इतना सारा अनुभव इनके पास है देने का। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा इस दौरान कि सर 2015 से 2018 के मध्य में एक Tier 1 लॉ कॉर्पोरेट फर्म के रेजिडेंट पार्टनर के रूप में जुड़े थे। इस दौरान सर ने बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे बूरी बैंक, होमब्रांड, डेल, अलीबाबा को सलाह दी थी। आप वर्तमान में नियमित रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को GST संबंधित मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, समकारी लेवी आदि अन्य कानूनी मामलों पर सलाह दे रहे हैं। आप BBA जो इनकी लीगल फर्म है, ये जो अमेरिका स्थित विश्वविद्यालय है और बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पसंदीदा कानूनी सलाहकार फर्म है। सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एवं कस्टमर एंड डायरेक्ट टैक्स रिसर्च ग्रुप ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। वह नियमित रूप से कर और कानून के प्रकाशनों में लेख लिखते रहते हैं और उन्होंने FICCI यानी FICCI, CII, एसोचेम, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICI, ICSI, ICWAI आदि विभिन्न मंचों पर 700 से अधिक सेमिनार दे चुके हैं और विभिन्न सम्मेलनों में अपनी अप्रत्यक्ष करों संबंधी विचार प्रस्तुत कर चुके हैं। ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ICI द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के सह लेखक भी रह चुके हैं। और इतना अच्छा और इतना विशाल अनुभव है आदरणीय ब्रजेश जी के पास और आज वो हमारे मध्य उपलब्ध हैं। सर आपके सब्जेक्ट पे जो आपकी जो व्यापकता देखकर तो हम सर बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि आप इतनी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान रखते हैं। आज हम लोग का बड़ा ही सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच उपलब्ध है और आदरणीय हर्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतने गुणी और इतने व्यापक अनुभव वाले व्यक्ति को आज हमारे मध्य में लेकर आए। हम आज वाकई में धन्य हो गए सर। और ब्रजेश जी अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना संबोधन शुरू करिए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। मुझे बताया गया है कि हम लोग टोटली हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करने की। अभी आजकल वैसे भी हम लोग यूपी में तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही वो करते हैं। बातचीत जो हमारी होती है वो इंग्लिश हो गई है, ना कि हिंदी रह गई है, ना इंग्लिश रह गई है। वही मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि आप इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर लीजिए। हाँ, तो वो इंग्लिश। अभी हमारे मित्र सुबह खिलगांव में मिलते हैं, हमारे दीपक भाई। तो जब सुबह नमस्कार भाई, स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू। तो एक दिन दीपक भाई थोड़े से बुझे हुए थे। मैंने कहा क्या हो गया? बोले यार सिर में थोड़ा हैवीपन है। मैंने कहा ये कैसा शब्द है हैवीपन? अरे बोले वही भारीनेस।
तो खैर कुल मिला के हम लोगों का हिंदी इंग्लिश का एक समन्वय अच्छा है। कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। हर्ष शर्मा जी, जितने सभी लोग यहाँ बैठे हैं, दीपक जी, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, इट्स अ रियल प्लेजर। बहुत बड़ी बात है इतने अच्छे संगठन के साथ जुड़ना, और जितना मेरे पास एक लिमिटेड नॉलेज है, मैं शैलेश भाई आपसे तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकली करूंगा, मुझे एक अरसा हो गया लेकिन मैं अपने सीवी को हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाया था, तो आप ये जो अनुवाद आपने किया है ये मुझे भेजने की जरा कृपा जरूर करें, क्योंकि अरे कई सर, जगह मांगा जाता है लेक्चर्स वगैरह में कि हिंदी में भेजें, तो मैं आज तक ये नहीं पाया हूँ। अरे तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझसे ऐसा कहा। मैं तुरंत ही आपको अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दीजिए, मैं फटकार से आपको भेज दूंगा। मैं इसके अंत में आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सभी कुछ दूंगा। मैं सर विद योर काइंड परमिशन हर्ष सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, और मेरी रिक्वेस्ट सभी से रहेगी, अगर सभी लोग अपना कैमरा ऑन करने की कृपा करेंगे तो वर्चुअल सेशन भी लाइव सेशन लगने लगता है, और स्पीकर को फिर थोड़ा मजा आता है, अदरवाइज ऐसा लगता है हम खुद से ही बात कर रहे हैं। तो म्यूट करने के बाद आप सभी लोग अगर अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो मुझे कंफर्ट जोन थोड़ा मेरा हाई हो जाएगा, और इंटरैक्टिव सेशन रख सकते हैं। कोई हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी आप इस पे बोल सकते हैं अनम्यूट करके खुद को। तो मेरी रिक्वेस्ट फिर से हर्ष शर्मा जी से रहेगी कि आप अनम्यूट का राइट दे दीजिए सभी को, अगर कोई चाहे तो वो अनम्यूट कर सकते हैं बीच में कभी भी किसी भी। टॉपिक देखिए मेरे को जो अलॉट किया है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बस अपनी एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है सर। थैंक यू। तो एक दो लोग तो कंटिन्यूअसली अपना वो ऑन रखें, सो दैट अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ कर रहा हूँ तो हो जाए। जैसे हम मेलों में नहीं देखते सर कि एक आदमी अपना ही होता है जो पहला 10 रुपया खुद डालता है, ताकि और भीड़ भी पैसे जमा करने लगे। तो एक कोई मेरे साथ में जुड़े रहें परमानेंटली। चलिए सर, दीज आर द रीसेंट इंट्रिकेसीज इन जीएसटी। मैंने कोशिश की है इसको बहुत सिंपल बनाने की, हालांकि मैं इसको ड्राफ्ट हिंदी में नहीं कर पाया हूं, बट डेफिनेटली हम लोग इस लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसको समझ पाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम अगर जीएसटी की बात कर रहे हैं तो हमको व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, जहां हम क्या क्या हमारी पोजीशंस हैं, क्या क्या हमारे सामने इस समय समस्याएं आ रही हैं, उन सबको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए आज का डिस्कशन एजेंडा यही रहेगा, बेसिक्स ऑफ द लॉ क्या, जीएसटी आखिर अल्टीमेटली व्हाट इज जीएसटी, हमने कहां से स्टार्ट किया था। देखिए हमें 2000, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सहारनपुर से, मेरे ख्याल से अंकित जी सहारनपुर से हैं, मेरे प्रीवियस स्पीकर। अंकित जी 2008 में मैं सहारनपुर आया था, 2009 में, और 2009 में पहला व्हाइट पेपर निकला था जीएसटी का, पहला। तो जीएसटी पे मैं बोल रहा हूँ पिछले 13 वर्षों से। 2009 में पहले व्हाइट पेपर पर भी मैंने सहारनपुर में ही अपना लेक्चर दिया था। आज जब हम देखते हैं 2016 में मॉडल लॉ आया था, उस मॉडल लॉ में और वो जो व्हाइट पेपर था बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। तो टुडे द लॉ इज वेरी सिंपल। हमें लगता है कि लॉ में कुछ कमियां, अभी मैं 10 मिनट पहले ज्वाइन किया था तो काफी समस्याओं का सामना, संजीव सर ने भी बोला कि पोर्टल हेल्प नहीं कर रहा है, हेल्प डेस्क का नाम ही है बस हेल्प डेस्क, वो एक्चुअल हेल्प नहीं कर रही है। कहीं हद तक आपकी बात ठीक है सर, अगर आपको अगर एक ऑफिसर रिपीटेड क्वेरीज दे रहा है और स्क्रूटनी अगर आपकी चल रही है, ASMT 10 रिपीटेड वे में आ रहा है, जबकि आपको क्लैरिटी के साथ ASMT 12 मिल चुका है, तो अगले ASMT 10 को लेकर के यू शुड डायरेक्टली अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, अप्रोच ऑनरेबल हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट आपको पूरी तरह से उसमें रिलीफ दिलाएगा। हम देखते हैं सर बेसिक जीएसटी का कानून क्या है, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। हमें बताया ये गया था जीएसटी में, अगर सभी को ध्यान हो, हमसे ये बोला गया कि जीएसटी लॉ के अंदर देयर विल बी
सेल्फ असेसमेंट। आज कहीं भी अंकित जी आपको सेल्फ असेसमेंट जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है क्या जीएसटी में? नहीं सर। टोटली हमें पहले दिन देखिए, ये है हमारा ये लॉ यहां से हमने स्टार्ट किया था। उसका आइडिया जो कंसेप्चुअलाइज किया वो ये था, एक लॉ ऐसा आएगा जो सभी लॉज को समाहित कर लेगा, सबस्यूम कर लेगा, हर तरह का इनडायरेक्ट टैक्स लॉ खत्म हो जाएगा और केवल एक जीएसटी बना रहेगा। क्या ऐसा हुआ है? नहीं सर। क्या पेट्रोल डीजल अभी तक जीएसटी में आए? नहीं आए। पेट्रोल डीजल का आप देखिए, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म नहीं हुआ अभी। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। अब टैक्स कोई भी हो, अगर डीजल पेट्रोल पर एक्साइज वैट लग रहा है तो उस पर जीएसटी भी लग रहा है। अब जीएसटी कैसे लग रहा है? बिकॉज इट इज एम्बेडेड इन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। आप कुछ भी मटेरियल मंगाते हैं बाहर से, जीटीए सर्विसेज यूज करते हैं, द जीटीए सर्विस प्रोवाइडर इज एम्बेडिंग द कॉस्ट। वो उस कॉस्ट को, उसकी कीमत को अपने गुड्स में, अपनी सर्विसेज में शामिल कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल पर जो वैट या एक्साइज लगा है वो रिकूप नहीं कर पा रहा है, वो उठा नहीं पा रहा है, उसका एडजस्टमेंट उसको लिए पॉसिबल नहीं है, एंड देयरफॉर ही इज एडिंग इट इन हिज कॉस्ट। देन हमको ये बोला गया कि फ्री फ्लोइंग क्रेडिट रहेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी तरह से फ्लो करता है। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं सर। आज इनपुट टैक्स क्रेडिट शुरुआत हुई थी, रेस्टोरेंट पर भी फुल टैक्स फुल क्रेडिट। आज हम देखते हैं रेस्टोरेंट 5% नो क्रेडिट। आज हम देखते हैं बिल्डर पर टैक्स लगा, फुल टैक्स फुल क्रेडिट। आज हम देखते हैं 5%, 1% नो क्रेडिट। 85% आपको रजिस्टर्ड परचेज करनी है। सीमेंट 100% आपको रजिस्टर्ड परचेज करना है। नहीं करते हैं तो रिवर्स चार्ज में टैक्स दीजिए, और वो जो टैक्स देंगे उसका भी नो आईटीसी। समस्याएं आना शुरू हुई हैं। ये क्यों आई हैं, हम इस पर भी विचार करेंगे। तो लॉ का चौथा स्तंभ जो हमें बताया गया कि एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट। आज यहाँ मौजूद जितने भी 50-60 लोग हैं, जितने यूट्यूब पर देखेंगे, वो सभी अपनी टेबल पर कम से कम 50 ASMT 10 लेकर बैठे, which is known as scrutiny, which is known as scrutiny of returns under section 161, I think. Scrutiny, self assessment टैक्स होगा, लेकिन scrutiny हर रिटर्न की होगी। I am unable to understand कि ये प्रोपोजिशन बनाया कैसे। हमको सबसे कमाल की बात, हमसे ये कहा गया, सर बड़ी हिलेरियस सिचुएशन है, बड़ी एक हास्यपूर्ण बात है ये, कि हमसे ये बताया गया शुरुआत में कि एक ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे कि आप जेन्युइन सप्लायर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उस सिस्टम का नाम क्या था? जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग। इतना कमाल का शैलेश भाई, इतना कमाल का ये सिस्टम था। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता, मैं तुरंत, आप बीवीए लीगल पर जाते जीएसटी पोर्टल में और बीवीए लीगल को क्लिक करते, बीवीए लीगल का कंप्लायंस रेटिंग आता 2 out of 10। आप हमसे काम नहीं कराते। दीपक भाई का आता 10 out of 10। आप इनके पास सारी फाइल्स ले जाते, इन्हीं से अपना काम करते। अगर गवर्नमेंट आपको ये बताना शुरू कर दे कि अच्छा असेसी कौन है, तो क्या फेक इनवॉइसेस के नोटिस आते आज आपके पास? नहीं सर, बिल्कुल आपके पास फेक इनवॉइसेस के नोटिस क्यों आ रहे हैं उनके पास? आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके जितने भी आपके टेबल पर फेक इनवॉइस के नोटिस रखे हैं, 90% असेसी उसमें सही है। आपका क्लाइंट 90% टाइम सही है कि सर मैंने जेन्युइन परचेज किया है, मैंने जेन्युइनली उसको पेमेंट किया है, सारा बैंकिंग चैनल से हुआ है, मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं लगी थी जब मैं उससे डील कर रहा था। वैलिड टैक्स इनवॉइस है, मेरी 16 की 5 कंडीशन फुलफिल होती है।
सेक्शन 16 में 6 कंडीशन, पहले 4 से शुरू हुई थी, अब 6 कंडीशन। लेकिन क्योंकि मैं ये नहीं देख पाया कि ब्रिजेश वर्मा की कंप्लायंस रेटिंग अच्छी नहीं है, वो मुझसे पैसा लेंगे और गवर्नमेंट को नहीं देंगे, इस वजह से आप मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रोक रहे हैं। आज हम फ्री फ्लोइंग क्रेडिट से इस पॉइंट पर आ गए हैं, इस पॉइंट पर जहां पर किसी और की गलती की सजा मुझे मिलने, देन कॉन्सेप्ट आप देखें, अगर हम शुरुआत से देखें, जीएसटी का पूरा आधार, एब्सोल्यूट आधार इनपुट टैक्स क्रेडिट है। जितने यहाँ सभी सम्मानित लॉयर्स बैठे हैं, आपके पास जितने केस आते हैं, 99% केस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसे क्यों लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट इस चीज पर क्यों लिया। आप जितने भी केसेस को रेफर करते हैं, वो 100% में से 90 to 95% केसेस इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। इतनी एडवांस रूलिंग है, मैक्सिमम इनपुट टैक्स क्रेडिट की है। जितने नोटिफिकेशन सर्कुलर निकल रहे हैं, वो सभी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर निकल रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमेशा कहता हूं, मेरे जीएसटी के ऊपर 3-4 सेमिनार हो गए, पता नहीं, ध्यान नहीं है, मैंने हर सेमिनार में एक बात कही कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ जीएसटी। अब देखिए, हमें क्या बताया था, कितना अच्छा सिस्टम बताया गया था, जो हमें स्वप्न दिखाया था कि सिस्टम होगा 1, 2, 3, 3 चुटकियों का खेल बताया गया था जीएसटी, कि आपके यहाँ पड़ोस का कोई बच्चा भी जीएसटी फाइल कर ले। सर, मतलब बड़ी फनी सिचुएशन है। जब जीएसटी आ रहा था, तो जितने लोग प्रैक्टिस में थे, जितने नए लड़के भी प्रैक्टिस में थे, सभी लोग जीएसटी में उतरे, ये सोचते हुए उतरे कि जो सर्विस टैक्स में हम 2 रिटर्न फाइल किया करते थे, अब यहाँ हमें 24 रिटर्न फाइल करने हैं। पहले तो 3 की बात चल रही थी, 1, 2 and 3, तो यानी 36 रिटर्न। तो उन्होंने मन ही मन अपनी कैलकुलेशन बिठा ली, 2 रिटर्न की इतनी फीस लेता हूँ, 36 की इतनी लूंगा, मन ही मन सब करोड़पति होके बैठ। कंप्लायंस प्रैक्टिस इज नॉट व्हाट जीएसटी मीन्स। जीएसटी तो सर, आप सभी लोग मेरी बात से आई थिंक अग्री करेंगे, जीएसटी अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। जीएसटी तो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ है। असली जीएसटी एक टीदिंग टाइम होता है, हर लॉ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें वो लॉ डेवलप होता है। 5 साल जीएसटी को लगे। जीएसटी 5 साल बाद हमें भी समझ आया, ऑफिसर्स को भी समझ आया। हमें ज्यादा आया, उन्हें बहुत कम आया। सर, हमारी इस सेमिनार में ऑफिसर्स तो नहीं सर। सर, ऐसा मत करवाना। एक आध रिटायर्ड ऑफिसर हो सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। हर सर कोई है क्या? नहीं आए। अच्छा, नहीं है। नहीं, मैं वैसे भी कुछ जो बोला हो उसको डिलीट कर देंगे, वो कोई बात नहीं, कोई नहीं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। व्यापारी है जरूर सर। हाँ सर, व्यापारी जरूर है। अरे व्यापारी का होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है अजय भाई, व्यापारी का होना। ये व्यापारी कम है, वकील ज्यादा है सर। एक्चुअल में ब्रिजेश भाई, यूट्यूब पे भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। आज क्या है, ये जूम ना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो काफी लोग उस पर हैं, बहुत यूट्यूब पर भी है। अच्छा है सर। तो देखिए, हम लोगों को ये बताया गया, द सिस्टम विल बी फ्लॉलेस। 1, 2, 3, 10 तारीख को 1 फाइल करो, 15 तारीख को 2 फाइल करो, 20 तारीख को 3 फाइल करो। 3 चुटकियों में खेल खत्म। अब क्या हुआ, 1 तो फाइल हो रहे, 2 की जगह ले ली 2A ने, 2A की जगह अब ले ली 2B ने, 3 की जगह ले ली 3B ने। तो 3B जो सरोगेट मदर बन के आया था, अब वो रियल मदर का दर्जा ले चुका है।
लॉ में उसको रियल मदर का दर्जा दे दिया गया, वो सब वैनिश हो गए। रेस्ट्रिक्टिव मेजर सर, हम भी लोग कम नहीं है सर, हम लोगों की वजह से जितने ये एक्शंस हो रहे हैं, आप देखिए ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने सारे डेवलपमेंट्स हुए लॉ में, और हर डेवलपमेंट क्या कहता है, शुरुआत हुई थी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर लेंगे आपकी, आज क्या होता है, आपकी भी कर लेंगे, इनकी भी कर लेंगे और इनकी भी कर लेंगे। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, 79 रिकवरी का सेक्शन 79 में जो रिकवरी होती है, उस रिकवरी के दायरे को इतना ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है कि आज वो दायरा मुझ पे और आप पर एज लॉयर्स भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टैक्स प्रोफेशनल्स के ऊपर भी किस बात को लेकर के, शैलेश भाई, किस बात को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है कि आपके शहर में नॉर्मल फी है 50,000 रुपये महीना किसी जीएसटी का काम करने के लिए, और ब्रिजेश वर्मा ने 1.5 लाख रुपया महीना लिया, यानी कि, और वो असेसी फेक निकल आया या कोई गलती कर दी, तो सेक्शन 122 के अंदर वो मुझसे कहते हैं यू हैव रिटेन्ड द बेनिफिट, आपने इस गलत काम से पैदा हुए जो गेन्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, उनकी शेयरिंग की, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, आप भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जितना वो अपराधी। आप देखिए ना न्यूज़पेपर्स में, फेसबुक पर, लॉयर्स पे, सीएस पर केसेस हो रहे हैं ना। हम भी कम नहीं है सर। अवेलमेंट ऑफ इरेगुलर आईटीसी, अभी बात चल रही थी, कुछ 80-90 हजार का गूगल का कोई आईटीसी आ रहा है, गूगल पे का। सर तो इतना समझदारी से बात कर रहे हैं यहाँ पर, सर वो आ रहा है, क्या करना है? अंकित भाई ने बहुत अच्छे से बता दिया कि मत लो, आपको और कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा उसे रिजेक्ट कर दो। टू बी इज जस्ट अ स्टेटमेंट, प्लीज। जो टू बी है वो एक स्टेटमेंट है, टू बी का कोई लेना देना नहीं है आपसे। लेकिन टू बी का कोई ठिकाना भी तो नहीं है सर, वो कब क्या बोल दे, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। आप अभी 1 घंटे पहले कुछ बोले, 1 घंटे बाद कुछ और बोलने लगेगा सर। इसी कारण से आप ये देखें 2A + 20%, फिर बोला 2A + 10%, फिर 2A + 5%, अब बोला ओनली टू बी। आप देखिए ना आईटीसी पर रोक किस तरह से लग रही है। आगे जाके 2A - 10% बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें सुनने में, कुछ भी कह सकते हैं सर वो। और ये होगा तब जब प्रॉपर कंप्लायंस रेटिंग निकल के आएगी। प्रॉपर कंप्लायंस रेटिंग जब सामने आएगी और देख लेगी गवर्नमेंट ये स्क्रूटनी करके क्या कर रही है गवर्नमेंट। हमें देखिए, अगर किसी कानून को समझना है तो कानून के जड़ तक जाना पड़ेगा कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। हमें व्हाई पूछने पड़ेंगे, क्यों पूछने पड़ेंगे। और पहला क्यों ये है कि आखिर गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। सर जब आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों काम करते हैं तो 42-43 में रिवर्सल होता है। कितने लोग उसमें ठीक से रिवर्सल कर रहे हैं, इम्प्रॉपर रिफंड क्लेम्स फाइल कर रहे हैं। सर शैलेश भाई, अगर अभी आप कहेंगे कि आप 42-43 का ठीक से रिवर्सल कर रहे हैं, और जब आप किसी या तो सीनियर लॉयर को हायर करेंगे या किसी और बड़ी फर्म को हायर करके आप उससे एक बार रिव्यू कराएंगे, आपको भी ऐसी, मुझे और आपको ऐसी कई चीजें पता चलेंगी। अच्छा इसका भी रिवर्सल होना था, अच्छा ये इतना ही मिलना था। इन सभी की स्क्रूटनी 5 साल बाद शुरू हो गई। आप कैश पेमेंट को बचा रहे हैं फेक आईटीसी लेकर, आप GSTR 1 फाइल कर रहे हैं सो दैट टू बी बचे, उसके बाद आप 3B फाइल नहीं कर। सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 नोट कर लें। सेक्शन 75(12) क्लियरली बताता है, अगर आपने GSTR 1 फाइल किया है और अगर आपने उतने ही अमाउंट से GSTR 3B फाइल नहीं किया है तो आपके खिलाफ डायरेक्ट रिकवरी हो जाएगी, शो कॉज नोटिस की भी जरूरत नहीं। हालांकि उसमें अभी फिर कुछ गाइडलाइंस आए कि आपको सभी केसेस में डायरेक्ट रिकवरी मत कीजिए, पहले थोड़ा पूछ लीजिए, केस टू केस बेसिस डिसाइड कीजिए।
पर आपने देखा होगा सर, लॉ में गवर्नमेंट की जितनी बातें होती हैं, ऑफिसर के जितनी भी ड्यूटीज होती हैं, वहां वर्ड यूज करते हैं वो लोग मे, द ऑफिसर मे, कर सकता है। और असेसी के लिए, टैक्स पेयर के लिए वर्ड यूज होता है शैल, करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड शैल। ऑफिसर इस डिले को कंडोन कर सकता है, इस डिले की, अगर देरी हुई है कुछ काम करने में तो वो माफी दे सकता है। लेकिन असेसी को इंटरेस्ट शैल बी पेबल, देनी ही पड़ेगी। इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक। दीपक भाई, जीएसटी के अंदर हालांकि 5 साल हो गए, जीएसटी के अंदर कुछ मूल सवाल ऐसे हैं, आप ये देखिए हम लोग कितना पढ़ पाए हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लग जाएगा कि मैं अगर एक सवाल पूछूं तो आज जो 50, 60, 100 लोग, 200, 500 लोग जुड़े हुए हैं, आधे आधे में डिवाइड हो जाएंगे आंसर्स। आधे लोगों का कुछ होगा, आधे लोगों का कुछ होगा। जो सवाल 1 जुलाई 2017 को भी पता होना चाहिए था। मैं कितना सिंपल सवाल है कि दीपक भाई की एक प्रॉपर्टी बॉम्बे में है और वो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी, और वो आप रेंट पर उठाते हैं, आप कौन सा टैक्स लगाएंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? आपको क्या रजिस्ट्रेशन लेना है वहां पर महाराष्ट्र में जाके? सबसे सिंपल सवाल है, सबसे सिंपल, क्योंकि जीएसटी में शुरुआत तो रजिस्ट्रेशन से ही होगी ना सर। तो यानी ये पहला सवाल है किसी भी इंसान की जिंदगी का, किसी भी टैक्स पेयर की जिंदगी का, कि मैं रजिस्ट्रेशन कहां लूं। 20 करोड़ रुपए महीने की आपको रेंटल मिलनी है, उससे दीपक भाई को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी इन्होंने रेंट पर ली थी। रजिस्ट्रेशन कहां लेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन लेंगे या महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेंगे? सबसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं सर, आएंगे इस पर लौट के। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ बताने का यह है कि सिंपलेस्ट चीजों के लिए अभी भी हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी की कमी है। शेल कंपनियां बन रही हैं, अंडर बिलिंग हो रही है, इनवॉइस और ईवे बिल बन जाता है और बाद में इनवॉइस कैंसिल हो जाता है, क्लैंडस्टाइन रिमूवल हो गया, चोरी हो गया। B2CL ट्रांजैक्शन जो होते हैं, जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कस्टमर्स को जो होते हैं 2.5 लाख से ऊपर वाले, हम 50-50 हजार के 5 भेज देते हैं, वहां क्लब करके एक बंदे को दे देते हैं। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं। आज मैं बीकानेर वाला जाता हूँ, हल्दीराम जाता हूँ, और वो एक, उसके पास दिवाली का हैम्पर बना हुआ है, चॉकलेट, जूसेस, केक, मफिन्स, हर चीज का। सपोज चॉकलेट 28% में आती है, ये पूरा हैम्पर कितने पर टैक्स होगा? मेरे को थोड़ा जवाब भी मिलते रहे तो अच्छा रहेगा। मिक्स सप्लाई 28% हो जाएगा, 28, पूरे पैकेज का 28 हो जाएगा। और अगर वही हल्दीराम डलिया अलग रखता है, वो जो बास्केट है वो अलग रखता है, और डिस्प्ले पे सारी आइटम्स के आगे रेट लिख देता है, उस बास्केट की भी अलग से रेट लिख देता है, और हाथ के हाथ डाल करके सील बंद करके आपको देता है, तब क्या रेट होगा? हायर रेट लगेगा। यहीं पर अब हमारा आपका विरोध शुरू हो जाएगा। हमने तो सर एक चीज देखी है, जितने पार्टिसिपेंट हों किसी सेमिनार में, उन्हें आपस में लड़वा और दूर से बैठ के मजे। अब कुछ लोग आप में से कहेंगे लोअर रेट या इंडिविजुअल रेट्स, और कुछ आपसे कहेंगे हायर। इस पर भी आएंगे, 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं। देखिए कितनी सारी पावर्स हैं। आज हमें ये समझना पड़ेगा कि कानून उस लेवल पर आ गया है जब इतनी पावर्स की जरूरत है डिपार्टमेंट को। जीएसटी डिपार्टमेंट इतनी पावर्स देने की जरूरत क्यों पड़ी? इंस्पेक्शन, सर्च, अरेस्ट, समन, एक्सेस, आपकी दुकान में आ सकते, पेनल्टी लगा सकते,
सस्पेंड कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, आपकी आईटीसी को ब्लॉक कर सकते हैं। आपका अगर कोई रिफंड निकल रहा है तो उसको आपकी डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। जब मैंने टीम से बोला कि एक सेमिनार है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दो, सर एक सेकंड, हेलो, अरे उनको बोल दो ना मेरा सेमिनार है, तुम्हें पता नहीं? नहीं, यू डोंट नो दिस, सॉरी। फिर लास्ट में जब मैंने टीम से बोला, मैंने कहा आप मेरे लिए एक पीपीटी बना दीजिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो सर बहुत सारी पावर्स हैं और क्या लिखूं? तो मैंने लास्ट में लिखवा दिया, पावर टू हैव मोर पावर्स। उनके पास ये ताकत भी है कि वो और ताकतवर हो, केवल एक नोटिफिकेशन के थ्रू, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल एक नोटिफिकेशन, सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन के थ्रू दे कैन हैव मोर पावर्स। देखिए कितने सारे नोटिस का हथियार है उनके पास, आपको कहां कहां रोक सकते हैं, कहां कहां आपको नोटिस दे सकते हैं। जीएसटीआर 3A दे सकते हैं नॉन फाइलर्स को, REG 3 दे सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, REG 17, ASMT 10 जिसकी चर्चा हो रही है सेक्शन 61 में, ASMT 14, ADT 01 ऑडिट के लिए, ADT 1, DRC 1, DRC 13, 10 नंबर ऑफ नोटिसेस, MOV 7, 6 जहां मूवमेंट में रोकते हैं। सर मिस्टर एडवोकेट राजेश अग्रवाल सर सोनभद्र से, वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, इज इट ओके? राजेश अग्रवाल सर। सर आवाज क्लियर आ रही है, बहुत आवाज तो क्लियर है सर। अच्छा, आवाज तो बहुत बहुत बढ़िया आ रही है। कहीं उनके हो सकता है टेक्निकल से, तो जूम ज्वाइन कर लें अदरवाइज। कुछ लोगों की मेरे पे कॉल आ रहे थे, आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल ठीक है सर। ये देखें सर, ये इस तरह की जो सेक्शन 61 के अंदर जो नोटिसेस निकल रहे हैं, जिन्हें हम ADT 10 भी बोलते हैं, अदरवाइज हम अगर उन स्क्रूटनी नोटिस बोलें तो वो ज्यादा बेटर। इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। आई डोंट नो इनमें से कितने सवाल, कितनी क्वेरीज आप लोगों के सामने आई हैं। 2A 3B मोस्ट कॉमन, 2A वर्सेस 3B मोस्ट कॉमन, R1 वर्सेस 3B मोस्ट कॉमन, बैलेंस शीट वर्सेस 9, 5O ऑफ 9C का एक्सप्लेनेशन। 5O में गवर्नमेंट मुझसे बोलती है कि जितने डिफरेंसेस हैं वो आप O में डाल दीजिए, अदर डिफरेंसेस। बाकी के लिए तो आपको जगह दी हुई है, बाकी डिफरेंसेस आप अदर्स में डाल दीजिए। नाउ दे आर आस्किंग अस एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज एंट्रीज कि आपने अदर्स में डाला तो डाला क्यों। देन वी हैव ओवरड्यू डेट्स। ओवरड्यू डेट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है सर सेक्शन 16(4) में। व्हाट आर ओवरड्यू डेट्स? यहाँ पर हम 180 दिन से ऊपर पेमेंट करते हैं, उस पर स्क्रूटनी निकल के, सर म्यूट कर लें। मुकेश श्रीवास्तव सर प्लीज म्यूट कर लें। आप ये देखें, ओवरड्यू डेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं जीएसटी इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लॉ। ब्यूटिफुल, द ब्यूटी ऑफ दिस लॉ, इतनी सुंदर लॉ है ये कि वहां पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कानून में एज अ सप्लायर मेरे पैसों को बचाने का, दिलवाने का जिम्मा खुद कानून ने उठाया। स्पेसिफिकली अंकित जी बोला है, अगर आप 180 डेज यानी 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करते तो आपको इनपुट क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। हालांकि जब आप करेंगे उसके बाद आप ले सकते हो वापस, पर जब इनपुट क्रेडिट रिवर्स होगा वो होगा विद इंटरेस्ट रिवर्स। देन ट्रांजिशनल क्रेडिट का वो लोग पूरा देख रहे हैं। आप इनवॉइस लाइए, आप सारे लेजर्स लेकर आइए, क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट का रिटर्न दिखाइए, ट्रांजिशनल क्रेडिट पर आ रहा है। बिल्डर्स के सर्विस टैक्स रिफंड पर जरूर नोटिस आ रहे हैं। ये एक बहुत अहम मुद्दा है, मैं आगे चल के थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। लैंड वैल्यू, ये नोटिस सर किसी के पास आए हो तो जरूर मेरे साथ शेयर। जहां
लैंड की जो 1/3 वैल्यू डीम की गई उसके लिए मुंजाल मनीष भाई भट्ट का एक मैटर गुजरात हाईकोर्ट का है, जहां ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि अगर आपके पास इन रो हाउसिंग, नॉट इन कॉमन, जहां मल्टी स्टोरीड की बात नहीं है, कहीं आप बंगलो बनाते हैं, विलास बनाते हैं, और आपके पास अगर रियल वैल्यू ऑफ लैंड पता है, हर इंडिविजुअल बंदे की रियल वैल्यू ऑफ लैंड, तो उस रियल वैल्यू को यूज करना चाहिए रादर देन 1/3। सर, मुंबई नरीमन पॉइंट, वहां जमीन इतनी महंगी है, कंस्ट्रक्शन, अगर जमीन 10 करोड़ की है, कंस्ट्रक्शन में 2-4 करोड़ रुपए ही लगता है बस। अगर 15 करोड़ में से 10 करोड़ की जमीन है और 1/3 के हिसाब से बनता है 5 करोड़ की जमीन, तो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया कि विलास के केस में, जहां आपको उसका डेजिग्नेटेड शेयर ऑफ लैंड पता है कि इस बायर को मैंने कितना लैंड बेचा है और कितना कंस्ट्रक्शन बेचा है, तो आप रियल वैल्यू ऑफ लैंड को माइनस कर सकते हैं और नोटिस आपको उस पर भी मिल रहा है या मिल। सर, हद तो तब होती है जब मंथली टर्नओवर की मैचिंग हो। मंथली टर्नओवर, पिछले महीने आपका 30 लाख था, इस महीने आपका 20 क्यों रहे? अरे भाई, रह गया तो रह गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 1977 से बोल रहे हैं कि मुझ पर दबाव नहीं डाला जा सकता मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का। मेरी इस साल सेल, इस महीने सेल कम हुई है, पिछले महीने ज्यादा हुई थी, इस बात का जवाब देने का मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर 26 AS को भी बेस बना रहा है, फेक इनवॉइसेस का तो खैर चल ही रहा है। R1, आपके R1 को ईवे बिल से मैच करके भी नोटिस आ रहे। सर, हिलेरियस नोटिस तो आया जहां ऑफिसर हमसे क्लियरली बोल रहे हैं कि आप भाई कैश पेमेंट क्यों नहीं कर रहे। 86B ने मुझसे बोला है कि आपको 1% कैश पे करना है। अगर आप 1 लाख रुपीस का रिफंड नहीं लेते हैं, 1 लाख रुपीस का इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, तो आपको 1%, एटलीस्ट 1% कैश आपको देना है। 99% तो आप क्रेडिट यूज कर सकते हैं, 1% कैश देना। पर इन सब को हटाते हुए डिपार्टमेंट इज आस्किंग कि आप पूरा का पूरा कैश में पेमेंट क्यों नहीं करते। सर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी के जो क्रेडिटर्स जो केस फाइल करते हैं, CIRP करवाते हैं सामने वाले को, इंसॉल्वेंसी में ले जाते हैं ना दीपक भाई, तो इंसॉल्वेंसी के जो क्रेडिटर्स, उनसे ये नोटिस आ रहा है कि आप ITC रिवर्स करो पहले, क्योंकि सामने वाले ने आपको पेमेंट नहीं की। कुछ मुद्दे यहाँ जेन्युइन हैं, कुछ मुद्दों पर हमें डट के मुकाबला भी करना पड़ेगा। कुछ तो जेन्युइन मुद्दे जो डिपार्टमेंट उठा रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सर, अनफेटर्ड पावर्स है, पावर्स ऐसी दी गई हैं जो अनअपडेटेड 2A उठा लेते हैं। 2A की समरी उठा लेते हैं, वो समरी मैच ही नहीं करती। हम कुछ रिवर्सल अगर कर चुके हैं, नोटिस देते समय उन रिवर्सल का कोई लेखा जोखा नहीं होता, क्योंकि केवल ऊपर की समरी, पहले पेज से नोटिस निकल रहा है। प्रीवियस ईयर का मैंने ITC लिया हुआ है, वो मेरे माइंड से वेरीफाई नहीं करेंगे, मुझसे मांगते। बहुत अच्छा एक जजमेंट हुआ था, एक अच्छा इंस्ट्रक्शन आया था कि जो चीजें आपके पास अवेलेबल वो आप टैक्स पेयर से मांग क्यों, कैसे मांग सकते हैं? सर, हम लोग दे देते हैं इसलिए वो लोग मांग लेते। हमारे मैटर्स में हम क्लियरली लिख देते हैं, ये जो 1, 3B, ये सब आप मांग रहे हैं, दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन योर पोर्टल, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव ऑल दीज थिंग्स। अभी मैं सुन भी रहा था कि आप कितनी सैलरी देते हो, आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं, इसको मांगने का कोई औचित्य है अंकित जी? इज देयर एनीथिंग इन द लॉ जो मुझसे ये कहे कि मेरे को, मेरे कितने एम्प्लॉइज हैं, मेरे को, मैं उनको कितनी सैलरी देता हूँ? ये GST लॉ में कहीं भी कंपलसरी। मैं यहाँ पर सर आपके साथ एक चीज शेयर जरूर कर दूं, और इसको मैं, मेरी जरूर विनती रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, आप ये नोट जरूर कर लें। सेक्शन 74 में एक एक्सप्लेनेशन, पहली बार किसी टैक्स लॉ में ये डिफाइन किया गया है
कि सप्रेशन क्या होता है। सप्रेशन को सर हिंदी में तो जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट सप्रेशन जो वर्ड जो लॉ में यूज किया गया सप्रेशन, उसका मीनिंग क्या है ये बताया गया, और उसमें ये भी बताया गया कि कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाए और आपने नहीं दी तो मान लिया जाएगा कि आप गिल्टी हो। मेंजरिया जिसको बोलते हैं, मेरी थोड़ी सी इसमें शैलेश भाई मदद करें। मेंजरिया कल्पेबल मेंटल स्टेट जो होता है, क्या बोले? हाँ जी सर, दुराशय, मतलब वो जानबूझ दुराशय बोलेंगे। दुराशय, तो वो सप्रेशन का दुराशय मतलब होता है निग्रह करना, दमन करना। हाँ, तो सप्रेशन का मतलब ये भी है कि अगर मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने नहीं दिया तो सप्रेशन में डाल सकते हैं। कितनी बड़ी बात है अंकित जी। अभी सर से अगर एम्प्लॉइज की लिस्ट मांगी अलोंग विद सैलरी और इन्होंने नहीं दी तो ऑफिसर कैन पुट अ चार्ज कि यू आर सप्रेसिंग, आप सप्रेशन कर रहे हैं। इतनी बड़ी पावर्स, इतनी बड़ी पावर्स। एक पावर तो ये भी है सर कि अगर आपने आईटीसी सेक्शन 16 के अनुसार नहीं लिया, सेक्शन 16 के अनुसार नहीं लिया, अनुचित तरीके से लिया, तो आपका आईटीसी तो ब्लॉक हो ही सकता है, साथ के साथ आपके ऊपर कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन या सस्पेंड करना रजिस्ट्रेशन को, उसकी कार्यवाही की जा सकती है। अब सेक्शन 16 के इंफ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने सेक्शन 16 के खिलाफ एक आईटीसी लिया, इसका ये कौन डिटरमाइन करेगा, इसका क्या बेंचमार्क है? इसका बेंचमार्क क्या है? शर्मा साहब हापुड़ से, इसका बेंचमार्क कुछ हो सकता है कि मैंने आईटीसी गलत लिया है तो वो दुराश्रय से लिया है या जेन्युइनली लिया है, दुराशय से लिया है या जेन्युइनली लिया है। आज 2A में कोई एंट्री आ रही है या नहीं आ रही है, मेरे पास उसके सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, 17, 18, 18, 19, 19, 20 में हुआ क्या? 2A था कभी? उनकी तो प्रेस रिलीज है 2018 की शैलेश भाई। प्रेस रिलीज कहती है 2A इज ओनली फॉर व्यूइंग पर्पस, 2A केवल देखने मात्र के लिए है। इसके ऊपर आईटीसी का इसका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब ये डिटरमाइन नहीं करेगा आप आईटीसी ले सकते हैं या नहीं। 2A नहीं बताएगा कि आईटीसी ले सकते हैं, केवल देखने मात्र के लिए। तो तब अगर 2A में कुछ एंट्रीज करने से रह गए और मैंने जेन्युइन आईटीसी लिया है, मेरे पास वैलिड इनवॉइस है, बैंकिंग चैनल से पेमेंट हुआ है, मेरा रिटर्न टाइमली फाइल्ड, सामने वाले ने भी रिटर्न टाइमली फाइल किया, मेरा जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, 1Z1 था वो 1ZI समझ के डाल दिया। अब आप सोचिए कितनी छोटी गलती और सजा कितनी बड़ी, मेरा रजिस्ट्रेशन तक सस्पेंड हो सकता है। फ्रॉडुलेंट आईटीसी में मैं फंस सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि इन पावर्स पर लगाम 100% लगनी चाहिए। अभी 2 तारीख को, आई थिंक 2-3 तारीख में 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस निकले हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 02, इंस्ट्रक्शन नंबर 03, इंस्ट्रक्शन नंबर 04। ये तीनों इंस्ट्रक्शंस मेरी सभी भाइयों से निवेदन है, सभी सीनियर्स से निवेदन है, इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें जरूर। इंस्ट्रक्शन पर उन्होंने स्क्रूटनी के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए थे, एसओपी निकाला था, अरेस्ट के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, प्रोसिक्यूशन के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, समन्स के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सर गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं उनको चैनलाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि हम वापस से एक सभ्य काम करने लगे हैं। थोड़ा ठीक से हम लोग समझ गए कि लॉ इतनी आसान नहीं है और लॉ का इन्फ्रिंजमेंट इतनी आसानी से नहीं देखा जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है।
सर देखिए बड़ी ऐसी पोजीशन में है, मैंने लिखा भी है इसमें, पोजीशन ऑफ अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी आज पोजीशन क्या है सर? हमारे तो आजकल तो जितनी भी नए बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो तो अपने सीवी में लिखने लग गए बेचारे कि बच्चे का हॉबी क्या है, हॉबी में लिखते रिटर्न भर। इतना तो काम आ गया। पहले हम बताया करते थे बिटिया अच्छी रोटी बना लेती है, अब हम बताते बिटिया रिटर्न बहुत बढ़िया बनती है, R1 में इसका हाथ देखिए सब बहुत बढ़िया। दिस इज लॉट ऑफ वर्क एंड डिसप्रोपोर्शनेट पे बैक। हमें उतनी फीस मिल पा रही है नहीं, इस वजह से हम बहुत प्रेशर में हैं, बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में। 122 की पेनल्टीज, रिटेंशन ऑफ बेनिफिट, ये हम पर लग रही है। हमारे एंगेजमेंट लेटर, स्कोप ऑफ वर्क हम लोग नहीं बनाते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है, अगर कोई बनाते हो तो प्लीज मेरे को बता सकते हैं। क्या हम जो काम लेते हैं, हमारे पास क्लाइंट आता है फाइल लेकर, उस फाइल के लिए हमें अपील करना है, लिटिगेशन करना है, कोई भी काम करना है, क्या हम उससे कोई एंगेजमेंट लेटर ड्रॉ करते हैं, स्कोप ऑफ वर्क ड्रॉ करते हैं? सर कुल्हाड़ी पे पैर तो हम मार रहे हैं ना। हम उससे, हमारे यहाँ का सेट सिस्टम है, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, ये लिखा हुआ है हमारे वकालतनामा में, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे वह ट्रू होगी, करेक्ट होगी, फेक नहीं होगी। जितनी भी हम इनवर्ड सप्लाईज लेते हैं, जितनी भी खरीद करते हैं, सारी जेन्युइन खरीद है। इनका कुछ भी खराब या गलत निकलने की जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी। ये 4-5 पॉइंट का हम MR क्यों नहीं लेते, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं लेते? हम स्टॉक तो चेक करते नहीं, जो स्टॉक उन्होंने बताया वो हम मान लेते हैं, जो सेल उन्होंने बताई वो हम मान लेते हैं। इसलिए सर डिफेंड ओनली टू द एक्सटेंट डिफेंडेबल, उतना ही क्लाइंट को बचाने की कोशिश करें जितना वह बच सकता है और आप पर आंच नहीं है। मेरी आज सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज एंगेजमेंट लेटर, स्कोप ऑफ वर्क बनाना शुरू करिए, आज ही शुरू करिए। कल से जो भी नया काम ले, कल से कोई भी नया क्लाइंट एंगेज करता है आपको, सबसे पहले आप स्कोप ऑफ वर्क लिखिए, आप आखिर हमसे चाहते क्या, हम क्या काम करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है सर। ITC मेरा इनडिफीजिबल राइट है, इनडिफीजिबल, ये कभी फेड नहीं हो सकता। ITC अगर एक बार जनरेट हो गया, इनडिफीजिबल। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी एक के साथ ऐसा, किसी एक के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल 19 मेरे को राइट टू डू बिजनेस, मेरा हक है काम करना, मैं इंडिया में हूं तो मैं कोई बिजनेस कर सकता हूं। राइट टू प्रॉपर्टी, अगर कोई भी आप ऐसे ही, सबसे बड़ा राइट सर आर्टिकल 21, राइट टू लिव विद डिग्निटी, इज्जत से देश में रहने का हक है। आप आकर के और डिपार्टमेंट पूरा मेरे यहाँ आकर बैठ जाता है, असेसी के यहाँ बैठता है, उल्टी सीधी तरीके से मिस हैंडल होता है। कई छोटी मार्केट्स होती हैं, वहां तो पूरा तहलका मच जाता है, अरे उसके यहाँ तो इतनी डिपार्टमेंट की टीम आई हुई है, इतना सारा बखेड़ा हुआ है। मेंटल पीस, डिग्निटी जाती है, और अगर अरेस्ट होता है तो सबसे ज्यादा डिग्निटी जाती है। मेरे को हर्ष शर्मा सर। जी सर। मुझे आप टाइम का इशारा दे दीजिए। लिमिट नहीं सर, जितना चाहे उतना करें सर। अच्छा ओके सर। ऐसा है, 2 शब्द होते हैं, एक होता है वक्ता, एक होता है बक्ता। तो अब इतने साल से हम वक्ता होते होते बक्ता हो गए, तो आप इतना कहेंगे कि जब तक लिमिट नहीं है टाइम की तो हम बोलते रहेंगे। हम सर आप ही के शहर में हापुड़ आए थे, तो लेक्चर के दौरान एक एक करके जनता जाने लगी, एक एक करके, केवल एक बचे हुए थे हमारे, कोई थे वहां पर सज्जन सुन रहे थे। मैंने तुम्हें GST इतना अच्छा लगता है, इतना पसंद है GST टॉपिक? बोले मेरे को कुछ नहीं आता था, ताला नहीं लगाऊंगा असल में, बाकी सब तो चलेगा, आपको जब तक बोलना है आप बोलते रहो, मुझे ताला लगाना है इसलिए मैं लास्ट तक रुकूं। तो ऐसे मत कहिए सर, ताला भी ऑफिस भी आपको वाइंड अप करना है। एनीवे, मैं कुछ इश्यूज जरा डिस्कस करना चाहूंगा, कुछ इश्यूज।
बड़े सिंपल इश्यूज हैं, लेकिन हो सकता है इंट्रिकेसीज भी आ जाए। सबसे पहला इंट्रिकेट इशू, चार्ज ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज। दो मुद्दे हैं सर। एक किस्सा तो ये हुआ कि अभी अगस्त का जो रिटर्न सितंबर में जा रहा है, इसमें मेरे से एक 10 लाख रुपए का बिल डालने से रह गया, भूल गया। फिर जब सितंबर का अक्टूबर में गया तो उस रिटर्न फाइलिंग के टाइम मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। मेरे पास बहुत सफिशिएंट आईटीसी रहता है, इनपुट क्रेडिट बहुत सफिशिएंट रहता है। जब सितंबर में भी अगर मैं फाइल कर देता तो भी मेरे पास सफिशिएंट इनपुट क्रेडिट था। अक्टूबर में किया है तो भी इनपुट क्रेडिट से किया है। क्या मुझे इंटरेस्ट लगेगी? नहीं। लेटेस्ट जो आपका अमेंडमेंट आया सेक्शन 50 में, उसके मुताबिक नहीं लगी। अब एक मेरा रिटर्न अप्रैल इसका अगस्त का सितंबर में जाना था 20 तारीख को। मैंने वो रिटर्न फाइल किया 30 तारीख को, मैं घूमने चला गया। मेरे पास सफिशिएंट आईटीसी है, आईटीसी से मैं पे करता हूं, क्या मुझ पर ब्याज लगेगी? नहीं सर। बढ़िया है ना सर। देखिए, अब अजय जी को और शैलेश जी को लड़वा दूंगा और मैं और हर्ष जी बैठकर मजे लेंगे, क्योंकि अजय सर बोल रहे हैं कि इस पर भी नहीं लगेगी और शैलेश भाई बोल रहे हैं इस पर लगेगी। पीके सर ने जवाब दिया नहीं लगेगी। मैंने आपको पहले वाले में किया, दूसरा कंसर्न नहीं दिया। दूसरा में आप पे लगेगी क्योंकि आपने उसको लेट कर दिया। दूसरे में हमने रिटर्न लेट कर दिया इसलिए लगेगी, और पहले वाले में हमने रिटर्न लेट नहीं किया है, केवल एक इनकम बताने से रह गई थी तो उसमें नहीं लगेगी। और थोड़ा सा सोचे, और भी लोग जवाब दें, मैं दूसरे पर पहले वाले में लगेगी सर, दूसरे वाले में नहीं लगेगी। पहले वाले में लगेगी। जब बस अब एक्सपर्ट जवाब देंगे तो मजा नहीं। जी सर। जी आयुष जी। सर देखिए, सेक्शन 50 को दोबारा पढ़िएगा। मैं मेरा सभी से प्रार्थना यही है और इसी वजह से मैं आज इस चीज को उठा रहा हूं। सेक्शन 50 बोलता है कि अगर आपसे आप किसी, ये आयुष जी प्लीज अपना जरा म्यूट कर लें। कर दिया है आपने, मैंने अनम्यूट कर लिया। मेरी आवाज आ रही है हर्ष सर? आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है, आ रही है ब्रजेश भाई, आ रही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो सेक्शन 50 बोलता है, दीपक भाई, सेक्शन 50 बोलता है कि अगर आप कोई किसी टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल कर रहे हैं बियॉन्ड द ड्यू डेट निकल जाने के बाद और सफिशिएंट आईटीसी है, तो आप पर ब्याज नहीं लगेगी। ब्याज लगेगी केवल नेट लायबिलिटी पर, तो कैश से पे करना है। 10 लाख रुपए का टैक्स है और 8 लाख रुपए की आईटीसी है और रिटर्न 5 दिन लेट फाइल हुआ है, तो 5 दिन की इंटरेस्ट 2 लाख रुपए पर लगेगी। अब दूसरा जो मुद्दा मैंने बताया, जो पहला वाला मुद्दा था कि मैंने एक इनकम रह गई अगस्त वाले रिटर्न में डालने से, और वो रिटर्न में मैंने सितंबर में डाला इनकम को ले जाकर, इस केस में इंटरेस्ट लगेगी, चाहे आप पे आईटीसी उस टैक्स से बहुत ज्यादा करे। ये इंट्रिकेसीज हैं सर, ये बारीकी है जीएसटी। आपका एक क्लाइंट है सर, मैं एक बस 1 मिनट का ब्रेक लेने की इजाजत है सर, परमिशन? जी सर, जी प्लीज प्लीज। श्योर श्योर। चले सर, सर इसमें टाइम है, ब्रेक दिया तो
सर समझा दीजिएगा कहानी। नहीं, जो आप कह रहे थे 1% पे ही धीरे धीरे हमको लग रहा है कि लोगों को आना पड़ेगा। अल्टीमेट GST 1% ही फाइनल डिसीजन होना चाहिए आगे जाके, क्योंकि एक मिनट सर। और सर कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स पे जीएसटी पे सर लिखिए, पहले भी आपकी बात सुनी गई थी, पहले भी सर फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अमेंडमेंट किए थे। जी अभी बात चल रही है फाइनेंस मिनिस्टर टाइम लेने की। हाँ हाँ, अभी बात हुई है मेरी, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है। क्योंकि ब्रिजेश जी का सर बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है, और आपसे सर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनसे एक बार और बोलिएगा, क्योंकि ये बड़ी डीप नॉलेज है इनको सर जीएसटी की। डेफिनेटली सर, बोलना तो आप ही को पड़ेगा दीपक सर। हर सर तो बोल दें कि भैया कल मीटिंग है आप आ जाओ, आपको बोलना तो आप ही को पड़ेगा। अरे सर जी एक्चुअल में क्या है आप कहाँ, आप इतने मतलब छुपे छुपे से ढूंढ के ला दे रहे हैं कि हम क्या बताएं। अरे सर ये तो सब हमारी उपकास का फेम है सर, कि पूरे इंडिया भर के टॉप स्पीकर हमारे यहाँ आते हैं, बोलते हैं सर। जी का उद्बोधन बहुत अच्छा और लगा आप है। सब भाइयों का प्यार है। हाँ सर आपकी बुराई कर रहे थे भैया सर ये दीपक जी। हाँ, अरे दीपक भाई तो मेरे मुंह पर ही कर देते हैं बुराई। मुझसे इतना प्रेम है, मुझसे इतना ब्रिजेश भाई आप जीनियस है। मैं तो यही बोल रहा था हर सर से कि एक इंटरेक्शन सेशन और ब्रिजेश भाई का ओनली इंटरेक्शन सेशन कराना है। वो दीपावली के आसपास जब भी आप कहेंगे इस तरीके से करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी नॉलेज है आपको जीएसटी सर। आप लोगों की बेस्ट विशेष से सोते से उठा के बस 5 मिनट दे दीजिए और टॉपिक बता दीजिए, कर देंगे। मुझे पता है सर, आई नो दैट। सर आपका एक क्लाइंट है अजय भाई, जो रेस्टोरेंट है, और 22 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा, 1 दिन का लगा था, लेकिन फिर वो एक्सटेंड कर दिया 1.5-2-2.5 महीने का। तो उसके यहाँ रखे दालें, काजू बादाम, ये वो सब सड़ गए। आईटीसी लौटाएगा। मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं दीपक भाई, कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, कोरोना। लेकिन एक बैड न्यूज दे दूं। बैड न्यूज ये है कि कोविड पीरियड का असेसमेंट अभी बाकी है। क्योंकि मैं ये वर्ड असेसमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेल्फ असेसमेंट तो रहा नहीं। तो उस पीरियड का जो असेसमेंट बाकी है, उस पीरियड में अभी जब ये क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो क्या हो? क्या आप आईटीसी लौटाएंगे अजय भाई? कोई भी जवाब दे। रिवर्स करना पड़ेगा सर, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और कोई जवाब जो एक मेरा साथ दे दें, क्योंकि मेरा मन नहीं है रिवर्स करने। मैं तो औने पौने दाम पे सब बेच दूंगा। औने पौने दाम पे बेच देंगे सर, लॉस तो करेंगे। वो तो बिल्कुल करूंगा सर, नहीं करेगा वो। लेकिन लौटाऊंगा तो खरीद के वैल्यू वाला मुझको परचेज आईटीसी रिवर्स करना पड़ जाएगा। इसके लिए जब आप पर आरके सर नोटिस आए अगर, तो आप वाला तो एक जो आपने सलाह दी है बहुत अच्छी सीनियर सलाह है, लेकिन एक सलाह और मान लें, क्योंकि वो रिवर्सल आपसे कराएगा 17(5) में, सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 में, कि गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, इस वजह से आप रिवर्स कीजिए। तो बस मैंने तो कह नहीं रहा हूं कि लॉस हुआ सर। मैं दूसरी बात कह रहा हूं सर। आप मेरा सेकंड बुलेट देख, द सेकंड बुलेट इज लॉस वर्सेस लॉस्ट। वहां वर्ड यूज हुआ है लॉस्ट, और मेरा काजू है प्रोसेस लॉस, नेचुरल लॉस। आपका केमिकल का व्यापारी होता है सर, स्पिरिट का कोई व्यापारी है, 1000 लीटर की टंकी जाती है और उसको पहुंचते पहुंचते 950 लीटर मिलता है। 1000 का बिल है, क्या आप 50 रुपए वाला जो डिफरेंस है 50 लीटर का, क्या उसका रिवर्स कराते हैं? नहीं सर, वो तो प्रोसेस लॉस है, प्रोसेस लॉस सर, दैट्स अ नेचुरल लॉस। एंड मेरे वाले एग्जांपल में आरके सर वो भी नेचुरल लॉस है, इट्स अ नेचुरल कैलामिटी।
फोर्स मेजर, जीएसटी ने फोर्स मेजर, एक वर्ड होता है फोर्स मेजर, मींस एक्ट ऑफ गॉड। दिस वाज एन एक्ट ऑफ गॉड, और इसको कई जजमेंट्स में बोला है, कोविड इज एन एक्ट ऑफ गॉड एंड एनीथिंग व्हिच इज एन एक्ट ऑफ गॉड, कोई भी अगर एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान का किया हुआ काम है, वो हो गया नेचुरल। अगर कहीं आपके पास आए, देखिए हम और आप सलाहकार हैं, सलाह दे सकते हैं एक दूसरे को, मानना न मानना सब हमारे हाथ में नहीं होता सर। सफारी रिट्रीट ने एक नया ही जजमेंट निकाल दिया कि अगर आप रेंटल पर देते हैं तो उस केस में आपको प्रॉपर्टी की आईटीसी भी मिल जाएगी कंस्ट्रक्शन। अब बिहार, उड़ीसा में बोला है ये सफारी रिट्रीट में, बिहार ने भी बोला, ऑनरेबल बिहार हाई कोर्ट ने भी बोला कि आप आईटीसी ले लो, अभी यूटिलाइज मत करो। क्या हम ले रहे हैं? हमने स्टार्ट किया अपने क्लाइंट्स के आईटीसी लेना। अगर मैं एक दुकान लेता हूं, उस दुकान में थोड़ा सा बनाने के बाद मैं उसे रेंटल पर चढ़ाता हूँ, बनाने में मैंने प्लाई बोर्ड वगैरह सब लिया, सब विद जीएसटी आया, क्या मैंने आईटीसी दिलवाया अपने क्लाइंट को? फिर मैं एक्स्ट्रा फीस कैसे लूं? सफारी रिट्रीट है ना। हमने सर दीपक भाई सेस्टेट दिल्ली में काफी पहले 2009 या 10 में एक जजमेंट कराया था जो आज नजीर है, मेरे नाम से भी आप सर्च करेंगे, ब्रिज मोटर्स का मैटर था, वो आज रेफर किया जाता है बॉम्बे दिल्ली हर जगह। वहां हमने बोला था अगर हाई कोर्ट दो बातें कह रहे तो मुझ पर जिंदगी भर पेनल्टी नहीं लगा सकते। एक हाई कोर्ट कह रहा है, ये 2A वर्सेस 3B के लिए मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा, कुछ हाई कोर्ट ने ये बोला ना कि 2A वर्सेस 3B के मैटर में उसकी गलती है, तुमसे क्या मतलब है, और कुछ हाई कोर्ट ने बोला भाई जो कानून में लिखा है वो करो, टैक्स तो लौटाना पड़ेगा। एक हाई कोर्ट है वो, एक हाई कोर्ट ये है, दोनों कुछ और कह रहे हैं। मुझसे आप अगर टैक्स लेना भी चाहो तो ले लो, मैं इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं दूंगा, एटलीस्ट पेनल्टी के लिए तो लड़ूंगा दीपक भाई, एटलीस्ट पेनल्टी के लिए लड़ूंगा। शर्मा सर सही कह रहे हैं, चेंज ऑफ ओपिनियन दोनों हाई कोर्टों की अलग अलग है। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो गलत नहीं हूँ, आप ही का हाई कोर्ट कह रहा है कि ले लो, आप ही का हाई कोर्ट कह रहा है मत लो, मैं किसकी सुनूंगा? नहीं सर, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, जो सेक्शन 50 में जो अमेंडमेंट कर दिया उसमें ये कहा ही है अवेल एंड यूटिलाइज, दो शब्द है, तो आपको आईटीसी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे अगर आज की मेरी ये सफल मानी जाएगी, अगर मैं 2-4 पॉइंट भी आपके साथ ऐसे शेयर कर दिया जिससे हमारी प्रैक्टिस पर थोड़ा सा एक अपलिफ्टमेंट हुआ या एक थोड़ा सा एज मिला। आपका सर एक इंपोर्टर क्लाइंट है अंकित जी, ओशियन फ्रेट देता है वो इंपोर्टर, ओशियन फ्रेट, शिप से आता है माल चाइना से या कहीं से, और वो ओशियन फ्रेट दे रहा है, उस पर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी होगी। मोहित मिनरल्स में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया नहीं होगी, बस सुप्रीम कोर्ट ने एक कैच छोड़ दिया, और कैच सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा बोल्ड हम। अब वो क्या कैच छोड़ा है, क्या बात छोड़ी है कि ओनली इन केस ऑफ सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें आपको वापस से टैक्स नहीं देना है। और मोहित मिनरल्स जो हाई कोर्ट डिसीजन था उसको केवल इतना ही माना है कि वो डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मैं आप लोगों को बता चुका हूं, स्कोप बहुत बढ़ गया है सर। यहाँ सेल ऑफ लैंड वर्सेस सेल ऑफ डेवलप्ड लैंड, ये आपके सामने मुद्दा जरूर आए। जमीन बिकती है अंकित जी, टैक्सेबल नहीं है जीएसटी में, हम सब जानते हैं, शेड्यूल 3। जमीन की प्लॉटिंग करके पाइपलाइन डाल के या कुछ करके बेचेंगे तो क्या होगा? तो भी नहीं, तो भी जमीन ही रहेगी। हाँ जी, यही कहना है आपका। अभी एक आया प्रेस रिलीज, सर्कुलर नंबर 177, बहुत बिल्कुल रिसेंटली अभी, जहां वो 177 बोलता है कि अगर थोड़ा सा काम करा के, आप ये देखिए क्लैरिफिकेशन है ये सर,
कि if some work is done, तो वो लैंड माना जाएगा। What is the definition of some work? What is the definition of some work? I have no definition. मेरे पास तो नहीं। कुछ काम, थोड़ा काम, कितना थोड़ा। मेरे लिए बंजर जमीन थी, मैंने कोई अबेंडेंड शमशान खरीद लिया जहां अब कोई दाह संस्कार नहीं होते, तो वो लोगों के मन में धारणा है कि ऐसी जगह पे हम घर नहीं लेंगे, उसको ठीक करके बेचने के लिए मुझे बहुत सारा कुछ करना पड़ा। समवर्क की तो किया मैंने, नहीं तो मेरी कौड़ियों के भाव जा रही थी। अब कम से कम कुछ तो करके मिल रहा है ना। मेरी जमीन दीपक भाई आपके बराबर में ही है, मेरा प्लॉट आपके बराबर में, मैंने ऐसे ही बेच दिया, उसमें झाड़ वाड़ सब थे, आपने साफ कराया, थोड़ी सी प्लिंथ लेवल बना दी, थोड़े उसके इंटरनल सीवेज बना दिया, मेरा बिक रहा 1 करोड़ का, आपका बिक गया 2.5 करोड़ का। तो कहीं कोई एलिमेंट ऑफ सप्लाई नहीं है क्या इसमें? तो इसलिए AAR गुजरात में दीपेश कुमार के मैटर में, दीपेश अनिल कुमार नायक के मैटर में भी यही बात, सभी का ये व्यू है, मेरा आज भी ये व्यू है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मेरा आज भी ये व्यू है कि किसी तरीके, और देखिए ना सर्कुलर में साफ लिखा हुआ है, सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि इस केस में लैंड ही माना जाएगा, लेकिन उस पे दी गई सेवाएं जो किसी कॉन्ट्रैक्टर से ली होंगी वो टैक्सेबल होंगी। तो सर अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर किससे वसूलेगा? सामने वाले से ही वसूलेगा ना। तो ये हमें सलाह मशवरा जो देना है बड़ा सोच समझ के देना होगा। सर आपके फिर कोविड पीरियड का सामान आएगा, आपने जो वो दिया था कोविड पीरियड में, जो आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर दिए थे, मास्क छपवा दिए, हमने BBA लीगल के मास्क छपवा के अपने इनको दिए स्टाफ को, या उस किसी भी तरीके से हमने सैनिटाइजर्स दिए अपने छपवा के, क्या मैं ITC क्लेम करूं? वो तो मेरा एम्प्लॉय ले गया। ITC क्लेम कर सकता हूं? यस सर, बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूं। कोविड के लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे ही दिए हैं। कंपोजिट वर्सेस मिक्स सप्लाई थोड़ा सा सिंपल इशू है, मैं एक लास्ट 2 इश्यूज और उठा लेता हूं। इश्यूज बहुत सारे हैं सर, मैं पहले शोरूम दिखा रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि माल तो बहुत है शोरूम में। मेडिकल सर्विसेज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ये भी नहीं। एक सर आपने अंकित भाई एक अपने ऑफिस के लिए, चलिए हम तो लॉयर हैं, हम मानते हैं कि चलिए आप पर टैक्स लगता है, लॉयर्स पर लगता नहीं है, रिवर्स चार्ज है, बट हम ये मान लेते हैं कि हम पे लगता था, तो हमने अपने ऑफिस के लिए एक प्रिंटर मंगाया अमेजोन से। अमेजोन पर लिखा हुआ था कि ये वाला प्रिंटर लेंगे तो हम आपको 10% कैशबैक देंगे। हमने उठा के मंगा लिया प्रिंटर, 10,000 रुपया पे किया, 15 दिन बाद 1,000 रुपया मेरे पास वापस आ गया मेरे अमेजोन पे वॉलेट। मैंने अपना GSTR उठाया, सब फाइल कर दिया। क्या मुझे उस 1,000 रुपये का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करना है जो मेरे पास कैशबैक आया? नहीं सर, नो सर। अगर मैं आपसे आरके भाई ये कहूं कि मुझे उस 1,000 पे GST देना चाहिए था, तो शॉकिंग तो लगेगा, शॉकिंग तो लगेगी। अब वो 1,000 क्या है ये तो ये समझते हैं 1,000 क्या है, क्यों दिया उसने, या मैंने वो वाला प्रिंटर क्यों लिया? मैंने वो वाला प्रिंटर, विकास शर्मा सर आ गए, मैंने वो वाला प्रिंटर इसलिए लिया ना क्योंकि मुझे अमेजोन ने बोला मैं तुम्हें 1,000 रुपये वापस दूं, इसीलिए लिया ना जी। सो डिड आई नॉट डू समथिंग इन रिटर्न ऑफ सम अमाउंट? अभी 10,000 को भूल जाइए, मैं अमेजोन थ्रू HP लेता हूं तो मुझे 1,000 रुपये मिलेंगे। क्या मेरा ये किया जाना एक सप्लाई है? क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन तो कहीं नहीं है। कैश उसमें कहाँ शामिल होता है डेफिनेशन में? जी सर,
कह रहा हूँ उसमें तो कैश को बाहर कर दिया गया है। सर मैं कैश और की बात एग्रीमेंट नहीं, हमारा कैश तो मुझे मिला है आरके नहीं, सर। तो एग्रीमेंट हमारा पहले ही हो गया ना। एग्रीमेंट के बाद मैंने सप्लाई ली ना। सप्लाई के बाद तो मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा ना। नहीं मैंने वो सप्लाई तो खत्म हो गई सर। मैं वो 2 सप्लाई है मेरे कहने के मुताबिक सर, 2 सप्लाई। पहली सप्लाई है HP ने मुझे प्रिंटर बेचा। हाँ, तो उसमें उसने पूरे पे GST ले लिया। उसने पूरे पर ले लिया वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सप्लाई खत्म हो गई। हाँ, वो समाप्त हो गई। वो समाप्त हो गई। अब जो सप्लाई हुई कि मैंने अमेज़न के थ्रू वो काम किया, जिसके बदले में मुझे 1000 रुपया मिला। नहीं एक मिनट, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा जो एग्रीमेंट अमेज़न से हुआ उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप ये प्रिंटर लोगे तो 1000 रुपए हम आपको देंगे। 10,000 रुपए में उसने पूरा टैक्स ले लिया। वो तो HP के पास चला गया। उसने 1000 हमको वापस किया। ये हमारी इनकम हुई। हाँ, इनकम हुई ना सर। इनकम हुई, ये कोई सप्लाई नहीं हुई। GST के पर्पस से तो टैक्स GST सरकार को पूरा मिलेगा। ऐसा करेंगे संजीव सर, अगर मुझे हर्ष शर्मा सर दोबारा मौका देंगे तब तक आप इसको भी कोशिश कीजिएगा कि इसको टैक्सेबल करने की कोशिश कीजिएगा। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा भाई, ये इंसेंटिव है सर जो अमेज़न ने पहले से घोषित कर रखा है कि हम 1000 वापस देंगे। अगर ये घोषित नहीं किया होता तो उस पर GST एप्लीकेबल हो जाता। भले ही नहीं घोषित किया, घोषित कर रखा है विकास जी। ये इंसेंटिव है, इंसेंटिव टैक्सेबल है। नहीं सर, टैक्स लगाया है डिपार्टमेंट ने ऐसे मुद्दे पे। लेकिन सर आजमगढ़ सठियाव चीनी मिल में इसी मुद्दे पे टैक्स लगा दिया ऑडिट में सर, कि वह पूर्व नियोजित होगा। अमेज़न ने हमको प्रपोजल दिया कि आप ये प्रिंटर लोगे तो आपको हम 1000 रुपए वापस करेंगे। तो वो प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट हो गया तो ये इंसेंटिव नहीं हुआ, ये तो इनकम हुई। क्योंकि वो प्रपोजल बिफोर ट्रांजैक्शन हुआ सर ना, इसलिए प्रपोजल दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसी एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए उसने हमको प्रिंटर भेजा, मैंने पैसे भेजे, उसने 1000 दे दिया। 1000 रुपए आने के बाद हमारा एग्रीमेंट पूरा हो गया। हर्ष शर्मा सर जी सर, इस मुद्दे को ओपन रख लेते हैं। इस मुद्दे को ओपन रख लेते हैं, फिर कभी। हाँ ब्रजेश सर, यहाँ मैं कहना चाहूंगा सेक्शन 15 में तो ये कहीं कवर होता नहीं है। किस सेक्शन 15 में आप जाएंगे, कब जाते हैं? पहले तो आप जाते हैं पहले आप जाते हैं सेक्शन 7 में। 7 में तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई डिम्ड सप्लाई तो है नहीं। डीमिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और ये हमको कैश में मिल रहा है सर। सेक्शन 7 में एनीथिंग, आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, आप समझे सर, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन ऑफ सर्विस पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। एनीथिंग बट एक्सक्लूड वहां मनी को कर रखा है ना सर। मनी तो उसने दिया है, मनी इज माय कंसिडरेशन। मैंने कंसिडरेशन के रूप में कहा मिला हमको, उसके बदले में मैं उसको कुछ दे थोड़ी रहा हूँ सर। अग्रीइंग टू डू एन एक्ट, हाँ एग्रीइंग टू डू एन एक्ट ठीक है, लेकिन वो तो हमारी HP से वो है, ये दे रहा है शायद हमको अमेज़न। हाँ, ये वही ना, मैंने अमेज़न से ये अग्री किया, मैं तुम्हारे थ्रू ये 10,000 रुपए खर्च कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, थैंक यू, मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ। आप इसको लंबा सोच से सोचिएगा सर। बिल्कुल सही, आप लंबी सोच से सोचिएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा आगे चल। हाँ, आगे चल के बनेगा, राइट। रेजिडेंशियल रेंटिंग, बाकी तो बहुत सारे हैं सर। आपका कंपोजिशन डीलर्स जो होते हैं, जब आप उनके यहाँ चिप्स खरीदने जाते हैं तो आप एक चिप्स लेते हैं। संजीव सर, आप प्लीज जरा म्यूट कर लेंगे संजीव सर। तो आप जब वो चिप्स लेते हैं तो 20 रुपए का उस पे प्रिंट होता है, वो चिप्स लेकर के आप गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। और 20 रुपया अंकित जी होता है MRP। MRP की डेफिनेशन में होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस।
and composition dealer is not allowed to collect tax. ये देश भर की समस्या है। जिस दिन समझ आएगी उस दिन इन लोगों के लिए अलग से, जैसे लिखा होता है ना फॉर एयरलाइन, एक पानी की बोतल पे पैक्ड फॉर एयर इंडिया वो 50 रुपए की होती है और बाहर आके 20 रुपए की मिलती है। उसी तरह से फॉर कॉम्पोजिशन के लिए ये अंकल चिप्स भी अलग पैकिंग में आना पड़ेगा, जिसमें बाहर से अगर मैं वॉलमार्ट से लेता हूँ तो 20 रुपए का पड़ना चाहिए, इनके यहाँ से लेता हूँ 17, 18, 16, 15 जितने का भी है एक्सक्लूडिंग टैक्स में लेना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू पे टैक्स फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। आई थिंक ये मैंने आपको बता ही दिया। ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर लिया है, क्लियर स्कोप ऑफ वर्क रखिए, अपना एंगेजमेंट लेटर बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको लेटेस्ट अपडेट रहना है और किसी भी सीनियर काउंसिल को एंगेज करने में ईगो नहीं रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से हर जगह ये बोलता हूं कि मंथली फाइलिंग्स, मंथली कंप्लायंसेस आप कर रहे हैं, करते रहे। हमेशा आपको GSTR 9 फिट है, एक सेकेंडरी रिव्यू कराना चाहिए अपने शहर में। आपके और कोई सीनियर काउंसिल हैं और किसी को आप जानते हैं, सब कुछ ऑनलाइन बना हुआ है। GSTR 9 क्योंकि आप ही के टीम ने 12 महीने काम किया उस क्लाइंट का, और आप ही की टीम 13वें महीने में एनुअल रिटर्न बना रही है। जो गलती वहां आई वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी और क्लाइंट आपसे करेगा। आई थिंक विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड। मेरा ईमेल आईडी और मेरा फोन नंबर स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। वैसे मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जरूर आपके एसोसिएशन को भेज दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी ने बहुत सहयोग किया। थैंक यू वेरी मच। आप ये मेरा समय लेंगे सर। बिल्कुल सर, मैं कभी भी समय देने को तैयार। बहुत अच्छा इंटरेक्शन सेशन रहा ब्रिजेश भाई, थैंक यू वेरी मच। इट इज रियली ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। ये आपकी टीम का नंबर है सर या पर्सनल नंबर है? ये मेरा नंबर है सर पर्सनल, और ये मेरी ईमेल आईडी है। ठीक है सर, आपसे बात होगी। नर्मदापुरम औरंगाबाद। थैंक यू सर। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ब्रिजेश सर। शिवमंगल सिंह चौहान साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आज का वर्ड है राजस्थान। शिवमंगल सिंह भाई। हेलो, आई सर आवाज? जी आई। आज के हमारे वेबिनार में हमारे आदरणीय ये हमारे सभी और सीए साथीगण, यह सब वेबिनार में कराया बहुत अच्छे से इसको किस प्रकार से किया जाए, आज हमको बहुत अच्छा समझ आया है। बहुत आनंद आया आज के आपके वेबिनार में, और हम आपसे अपेक्षा करेंगे सर कि जब भी हमारे इस वेबिनार में आपको बुलाया जाए सर आप अवश्य पधारें और थोड़ा सा हमें और टाइम दें। आज तो ऐसा लग रहा था कि आज का वेबिनार बंद होना ही नहीं चाहिए सर। आपके पास तो इतना आनंद आ रहा था, 2 घंटे भी बिठाते हैं तो बैठे रहते हैं। आज हम लोग बहुत आज पढ़ने के इच्छुक थे सर आपसे, और आप आगे भविष्य में हमको और ज्ञान अर्जन कराएंगे सर, ऐसी अपेक्षा रखते हुए आपसे हम बहुत बहुत आभार सर समय में दिया और सभी साथियों का ज्ञान अर्जन किया। थैंक यू वेरी मच सर। अपनी सीट पे खड़े हैं सब, आप लास्ट गान भी आप करा सभी लोग अपना म्यूट कर लीजिएगा। शिव भाई आप भी करेंगे राष्ट्र।
शुभंकर भाई आपका राष्ट्रीय आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके सर, अब आई सर? हाँ आवाज आएगी, अब स्टार्ट करो। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा पूछल चल दिते, तब शुभ नावे जागे, तब शुभ गाए जब जय गाथा, मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगले शनिवार फिर आप सबके साथ मुलाकात होगी। अपना YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए उपकाश वेबिनार के नाम से। जो समझ में नहीं आया हो फिर पुनः वहां देख लीजिएगा। अपने साथियों को भी कहिए सब उपकाश वेबिनार चैनल सब्सक्राइब करें, YouTube पे सब देखा करें। जो भी ये पढ़ा है, जो भी यहाँ पे हम लोगों ने सुना है, देखा है अपने स्पीकर से, वो वहाँ पे हम रिवाइव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।